नमस्कार। एथिक्स के स्ट्रैटेजी सेशन में आप सबका स्वागत है। जो लोग इस सेशन को सुबह देखेंगे उनके लिए गुड मॉर्निंग, जो शाम में देखेंगे उनके लिए गुड इवनिंग, दोपहर में देखने वालों के लिए गुड आफ्टरनून। इस पूरे स्ट्रैटेजी सेशन को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है, जिससे हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरे एथिक्स की प्रिपरेशन को कवर कर सकें और साथ ही अलग अलग हिस्सों पर इत्मीनान से फोकस कर सकें। ये 4 हिस्से कौन से हैं जिसकी स्टडी सेशन में हम चर्चा करेंगे, उस पर जाने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हालांकि इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, फिर भी अगर आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी हो कि मैं कौन हूं, एथिक्स पर बोलने के लिए क्यों आ गया, मेरा कॉम्पिटेंस क्या है एथिक्स को लेकर, मेरा एंटाइटलमेंट क्या है एथिक्स पर बोलने का, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं संक्षेप में अपना परिचय दे देता हूं। एथिक्स वाला परिचय मैंने आज से कुछ 32 बरस पहले, 32 इयर्स पहले अपना ग्रेजुएशन करते समय एथिक्स पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे पहले ईयर में ही एथिक्स का पेपर था एकेडमिक्स में। और फिर जब मास्टर्स करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, मैंने अपना मास्टर्स एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी आया तो यहां फिर से हमारे मास्टर्स के प्रीवियस ईयर में ही 2 पेपर एथिक्स के थे। उसमें हमको एथिक्स के टेक्स्ट पढ़ने थे। एरिस्टोटल का निकोमेकियन एथिक्स था, जी मूर का प्रिंसिपिया एथिका था, ऐसे टेक्स्ट पढ़ने थे और भी बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ना था। तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एथिक्स की स्टडी का एक सिलसिला पढ़ाई के दौरान चलता रहा। फिर मैंने जब अपना एमफिल किया तो उस एमफिल में भी वैदिक एथिक्स पर और गांधीयन एथिक्स पर, इकोलॉजिकल एथिक्स पर, उसी पर मेरा काम है। और फाइनली मेरे पीएचडी का टॉपिक भी एपिस्टेमोलॉजी पर्सपेक्टिव्स एंड एथिक्स ऑफ टॉलरेंस ये था। तो पीएचडी के दौरान भी एथिक्स पर ही मैंने पढ़ाई लिखाई की। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया उसके कॉलेज में, तो वहां एक पेपर था एथिक्स इन पब्लिक डोमेन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एथिक्स पढ़ाया, 2007 तक मैंने पढ़ाया है, 2003 से शुरू करके। और फाइनली 2013 में जब से एथिक्स का पेपर यूपीएससी में आया है, तब से एथिक्स पढ़ा रहा हूं। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एथिक्स में अंडर 20, अंडर 10 रैंक्स आई हैं। पिछले 10 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब इस बैकग्राउंड के साथ मैं सोशल मीडिया पे कम रहता हूं, इसलिए कई बार आप मुझे उतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं क्लासरूम में ही एथिक्स पढ़ाने तक सीमित रहता हूं, वो रील्स वील्स नहीं बनाता। तो अब आइए इस बैकग्राउंड के बाद एथिक्स में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। मैंने कहा 4 पार्ट्स में हम एथिक्स की तैयारी का डिस्कशन करने वाले हैं। कौन से 4 पार्ट्स हैं? पहला पार्ट है कि एथिक्स का पूरे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी में क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप कहेंगे ये भी कोई बात करने की चीज हुई? स्ट्रेटजी सेशन में एथिक्स की तैयारी का रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस बताने का क्या रोल है, हम तो जानते हैं। लेकिन हो सकता है कि जिस पर्सपेक्टिव से मैं आपको उसका रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस समझाऊं, उस पर्सपेक्टिव से आपने ना सोचा हो। तो हम थोड़ी बात करेंगे फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेटजी सेशन के एथिक्स का इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस, जिससे आप एथिक्स को एक नए तरीके से सोच सके। और वो नए तरीके से सोचने की जरूरत क्यों है वो भी बताऊंगा। सेकंड पार्ट में अपने सेशन के हम जाएंगे और देखेंगे कि एथिक्स के पढ़ने का अप्रोच क्या हो, हाउ टू स्टडी एथिक्स। और वहां मैं एक 3 टियर आइडिया दूंगा आपको कि एथिक्स को 3 टियर्स में पढ़ना चाहिए। एक बार में आप एथिक्स की पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और वो 3 टियर्स इसी तरीके से मैं बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। वो क्या होगा उसको सीखेंगे। थर्ड
पार्ट में हम स्ट्रेटजी सेशन के जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि एथिक्स के आंसर कैसे लिखें, क्या चैलेंजेस हैं आंसर राइटिंग के एथिक्स के, और आंसर लिखने में क्या बात ध्यान रखनी होती, कोई एक आध एग्जाम्पल लेके आपको ये बात समझाऊंगा। और फोर्थ, ये जो यूपीएससी का एग्जाम है, ये एग्जाम किसी एकेडमिक्स के ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जैसा एग्जाम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन की क्लास में आपने बीटेक किया, बी किया, आपने एमबीबीएस किया, आपने एलएलबी किया, बीए किया, तो आपकी क्लास में आपके एग्जाम में पास होने, फर्स्ट डिवीजन ले आने और दूसरे स्टूडेंट के फर्स्ट डिवीजन ले आने में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आपका भी फर्स्ट डिवीजन आ सकता है, दूसरे का भी आ सकता है। पूरी क्लास में 50 लोगों की क्लास हो, 25 लोग फर्स्ट डिवीजन में पास हो सकते हैं। और पास होने का जहां तक सवाल है, पूरी क्लास पास हो सकती है। हो सकता है 2% लोग फेल करें, हो सकता है 5% लोग फेल करें। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी में 10-12 लाख लोग अगर फॉर्म डालेंगे और उसमें 7-8 लोग एग्जाम में अपियर करेंगे, तो फाइनली 800 लोग सिलेक्ट होंगे, 900 लोग सिलेक्ट होंगे, मैक्सिमम 1000। अब ये 800 900 तो 1% से भी कम है। इसका मतलब इस एग्जाम में आपका पास होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने खुद तो अपने आप को पास किया, लेकिन दूसरों को बाहर भी किया, दूसरों से आगे निकले। जैसे अभी पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं, वहां एक साथ 12 एथलीट्स दौड़ने वाले, 12 के 12 गोल्ड मेडल थोड़े ले आएंगे। गोल्ड मेडल ले आने वाले आदमी को बाकी अगर 12 लोग दौड़ रहे हैं उसके साथ, तो 11 को पिछाड़ना पड़ेगा। सिल्वर वाले को 10 को पीछे करना पड़ेगा, ब्रॉन्ज वाले को 9 को पीछे करना पड़ेगा, तब ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड आएगा। वैसे इस एग्जाम में आपको दूसरों की बराबरी नहीं करनी होती, दूसरों से आगे निकलना होता है। और आगे निकलने के लिए हमको हमारे दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि मैं अपने आंसर में ऐसा क्या करूं कि मुझे एक आंसर में आधा या 1 नंबर दूसरे से ज्यादा आए। वो एनरिचमेंट का आइडिया क्या है, एथिक्स में एनरिचमेंट का आइडिया क्या है। 19 क्वेश्चंस आप लिखते हैं एथिक्स में, 13 थ्योरी वाले और 6 की स्टडी के। अगर एक एक नंबर आपने बढ़ा लिया एक एक आंसर में, तो 19 मार्क्स होते हैं। अगर आप 100 मार्क्स पाने जा रहे थे और 19 बढ़ा लिया, तो 119 पर आ गए। 110 पाने जा रहे थे, 19 बढ़ा लिया, 129 पर आ गए। तो मुझे सिर्फ आंसर लिखना नहीं है, मुझे इस आइडिया के साथ आंसर लिखना है कि केवल आंसर लिखना सफिशिएंट नहीं, क्योंकि हो सकता है 12-13 हजार लोग, 12-13,000 लोग जो मेंस लिख रहे हो, उसमें से बहुत सारे लोग आंसर लिख दे, 5,000-8,000 लोग आंसर लिख दे, लेकिन सिलेक्ट तो 800 लोग होंगे। तो आपको दूसरे से आगे निकलना है। तो वो आगे निकलने का आइडिया कहां से आएगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात के साथ हम लोग इस स्ट्रेटजी सेशन में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात से शुरू करते हैं। ये हमारा स्ट्रेटजी सेशन है एथिक्स का, जीएस पेपर 4 का, और इसको मैंने 4 पार्ट में बांट दिया। पहला पार्ट है इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ एथिक्स इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दूसरा पार्ट है 3 टियर अप्रोच ऑफ रीडिंग एथिक्स, थर्ड है हाउ टू राइट आंसर्स इन एथिक्स, और फोर्थ है आइडियाज ऑफ एनरिचमेंट। और पहले पार्ट से हम बात शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ एथिक्स। चलिए, अब आप कहेंगे इसमें क्या नई बात बताने वाले हैं आप। देखो, एथिक्स का पेपर 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स का है, ये बात तो तुम जानते हो। और शायद ये बात भी बहुत सारे लोग जानते हैं जो सिंसियर एस्पिरेंट हैं, कि एथिक्स में मार्क्स बढ़ाना ये दूसरे पेपर में मार्क्स बढ़ाने की तुलना में ज्यादा आसान है। कम इनपुट के साथ आप ज्यादा आउटपुट ले आ सकते हैं।
जब मैं कहता हूं कम इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट ले आ सकते हैं, तो ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, हमारे जीएस का पेपर जो जीएस सेकंड है, थर्ड है, इसमें स्टैटिक पोर्शन कम है, डायनेमिक पोर्शन ज्यादा है। डायनेमिक पोर्शन में क्या होता है? डायनेमिक पोर्शन में आप एक बार सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, गवर्नेंस, उसका कोर आपने पढ़ा, उसके बाद आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ता है न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, क्योंकि यूपीएससी रेयरली ऐसा होगा कि वो 50% क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से इकोनॉमी से पूछ ले। इकोनॉमी में डायनेमिक पार्ट से सवाल पूछेगा, पॉलिटी में भी नए लॉज, नई पॉलिसीज, उनसे क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आपको अपडेशन की जरूरत बहुत पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि इकोनॉमी पॉलिटी की तैयारी करने वाला कोई सिंसियर स्टूडेंट, उसको इकोनॉमी पॉलिटी का पहले तो थ्योरी वाला पार्ट करना पड़ता है, और थ्योरी वाले पार्ट से सिर्फ आइडिया बनता है। उसके बाद फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर में आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आईआर पढ़ते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ने में रोज आपका 1-2 घंटा जाता है। जो करंट भी आप पढ़ते हैं, वो करंट भी अल्टीमेटली या तो पॉलिटी का करंट है, या इकोनॉमी का करंट है, या एनवायरमेंट इकोलॉजी का करंट है, साइंस का करंट है, यहीं का तो करंट है। फिर आप मैगजीन जो पढ़ते हैं उसमें भी यही बात है। तो आपकी जीएस सेकंड और थर्ड पेपर, स्पेशली जीएस सेकंड और थर्ड पेपर, इसकी तैयारी में आपको बहुत सारा इनपुट डालना पड़ता है डायनेमिक कंटेंट से। इथिक्स में ऐसा नहीं है। इथिक्स में हमको डिसीजन मेकिंग करनी है, डिलेमा सॉल्व करना है, थिंकर्स का आइडिया जानना है, हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ये सीखना है। और इसमें कुछ डायनेमिक या करंट जैसी बात नहीं है। इसमें अगर आपको यह पता हो गया कि एक सवाल पूछा गया जेंडर में इस बात से कि आप सेक्स वायलेंस को कैसे रोकेंगे, हमारे लॉज काम नहीं कर रहे हैं, हमने लॉ बनाया फिर भी सेक्स वायलेंस नहीं रुक रहा है, तो इस क्वेश्चन का जब आपने आंसर सीखा, तो आपने इसी आंसर के साथ यह सीख लिया कि सोशल प्रॉब्लम्स का अकेले लीगल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सेक्स वायलेंस, यौन हिंसा, रेप, छेड़खानी, ये एक सामाजिक समस्या है, और कानून बनाने से सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो जब आपने इस क्वेश्चन का आंसर सीखा कि कानून के अलावा आप रेप को रोकने के लिए, छेड़खानी को रोकने के लिए क्या उपाय सुझाएंगे, तो उसी आंसर से आपने आइडिया सीख लिया कि कल को अगर ऑनर किलिंग को रोकना होगा, कुछ लोग इज्जत के कारण लोगों की हत्या कर देते हैं अपने बेटे या बेटी की, उसको रोकना होगा, वो भी सोशल प्रॉब्लम है, वो भी अकेले कानून से नहीं रुकेगी। कल को अगर आपको दहेज को रोकना है, दहेज के खिलाफ भी कानून है, रुक नहीं रहा दहेज, उस पर सवाल पूछ लिया गया, तो वहां भी ये अप्रोच काम आएगा कि जैसे कानून बनाने से रेप और छेड़खानी नहीं रुक रहे थे, वैसे कानून बनाने के बावजूद दहेज नहीं रुक रहा है। तो जो अप्रोच आपने एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाया, उसी तरह की मिलती जुलती बात आप दूसरे में लगाएंगे। इसका तब आप इथिक्स में अप्रोचेस सीखते हैं। और एक बार अगर आपने इथिक्स के सारे पेपर का स्टडी करके, पिछले 11 इयर्स के पेपर का स्टडी करके यह सीख लिया कि इसमें 10 तरह के सवाल पूछे गए, तो आप उसी तरीके से 10 अप्रोचेस बना लेंगे कि इस अप्रोच से इस तरह का क्वेश्चन, इस अप्रोच से इस तरह का क्वेश्चन, इस अप्रोच से इस तरह का क्वेश्चन। और एक बार अप्रोच आपने सीख लिया तो उसी को आप केवल रिफाइंड करेंगे। अब उसमें कुछ करंट जैसा पढ़ने वाला मामला नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत नई एथिकल प्रॉब्लम आपसे इथिक्स के पेपर में पूछ ली जाएगी। आपसे ज्यादातर वो प्रॉब्लम्स पूछी जा रही जो हैं, करप्शन हमारे देश में है, भ्रूण हत्या है, दहेज है, यौन हिंसा है, काम चोरी है, पोल्यूशन है, हमारी कोई फैक्ट्री है वो पोल्यूटेंट को नदी में बहा रही, केस स्टडीज पर आई है, ये सब है। तो इनपुट आप एक बार सीख लेते हैं तो फिर वही इनपुट आपको हर साल डालना होता है। इसलिए इथिक्स के पेपर में आपको इनपुट अगर आपने एक बार सीख लिया तो आउटपुट लगभग हर साल वही बनता रहेगा। इसलिए इथिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको
बहुत सारी मैगजीन अखबार, वो एग्जाम्पल के लिए आप मैगजीन अखबार पढ़ लें वो बात अलग है, और वो भी मैं दिखाऊंगा जब हाउ टू राइट योर आंसर्स इन एथिक्स, उसमें जब हम बात करेंगे तो दिखाएंगे कि एथिक्स का एक थियोरेटिकल आंसर लिखने के लिए आपको 6 और मैक्सिमम 6.5 यानी 6.5 मिनट, और बहुत हो गया आपने केस स्टडी बहुत जल्दी कर ली तो किसी आंसर को लिखने में 7 मिनट मिल जाएंगे। 7 मिनट में 25 वर्ड्स की भी किसी की स्पीड है पर मिनट की, तो 175 वर्ड्स लिख देगा। 175 वर्ड्स का मतलब होता है 17 लाइन। 17 लाइन में कितना एग्जाम्पल डाल दोगे? इसमें बहुत स्कोप नहीं है लंबी चौड़ी बात लिखने का केस स्टडी को छोड़ के। तो इसमें आपके पास अगर एग्जाम्पल्स का एक सेट आपने बना लिया है क्वेश्चन की डिमांड समझ के, तो वही एग्जाम्पल का सेट बार बार काम करेगा। इस लिहाज से एथिक्स एक ऐसा पेपर है भाई जहां एक बार इनपुट डालोगे तो बार बार आउटपुट मिलेगा। दूसरे किसी पेपर में आपको हमेशा अपडेशन की जरूरत पड़ेगी, केवल कोर आइडिया फिक्स होगा, लेकिन कोर आइडिया से सिर्फ 20-25% सवाल इकोनॉमी में, पॉलिटी में पूछे जाएंगे, बाकी हर जगह नए नए क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, तो एक मैंने कहा कि इसका रेलेवेंस ये है कि अगर एथिक्स पर आपकी पकड़ बन गई तो आप एश्योर्ड हो जाएंगे कि इस पेपर में मैं 120, 125 ये तो मेरा बेस बना ही रहेगा, इससे नीचे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने अप्रोच सीख लिया। तो ये पेपर अप्रोच का है। जो भी पेपर अप्रोच से सॉल्व होता हो उस पेपर में आप कंसिस्टेंसी बना सकते हैं, और जो पेपर कंसिस्टेंसी बना सकता है कि मेरा 115 से 130 के बीच ही रेंज रहेगा, इससे नीचे नहीं जाऊंगा, वो पेपर आपको एश्योरेंस देता है कि आप इस एग्जाम में प्लान कर सकते हैं कि इससे इतने नंबर आप ले आएंगे। दूसरा इसका रिलेवेंस क्या है? दूसरा रिलेवेंस ये है कि इथिक्स केवल इथिक्स की तैयारी नहीं है। मैं कहता हूं कि ये 750 मार्क्स की तैयारी है, बल्कि 775 मार्क्स की। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर आप पिछले ईयर्स का कुछ ऐसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें एथिक्स का रोल बढ़ता जा रहा है। जैसे जब हम एथिक्स पढ़ते हैं, अगर आपने एथिक्स ठीक तरीके से पढ़ा है तो आप देखते हैं उसमें खूब ढेर सारे एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, डायमेंशंस बनाते हैं, केस स्टडी में ऑप्शंस बनाते हैं, अलग अलग तरीके से आर्ग्यूमेंट करते हैं। अगर एक बार आपको ये आर्ग्यूमेंट्स बनाना, डायमेंशंस बनाना, एग्जाम्पल्स का दायरा खूब बड़ा हो गया आपका, अगर आपने कर लिया तो वही कंटेंट आप इस्तेमाल करते हैं एसे में। अच्छा एथिक्स अगर आपने प्रिपेयर किया है तो आप अच्छा एसे लिखेंगे। अब हो सकता है आपको ये बात कन्विंसिंग ना लगे, तो मैं कुछ एसे पढ़ के और आपको सिखाता हूं, दिखाता हूं कि कैसे इथिक्स की अच्छी प्रिपरेशन एसे में काम आएगी। इसलिए एसे को अगर आप जोड़ लेंगे तो 500 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, और 500 मार्क्स के ऑप्शनल के पेपर के लिए तो आप 6 महीना पढ़ते हैं। यहां अगर आपने 3 महीना भी डाल दिया तो 500 मार्क्स में आपका स्कोर बहुत ऊपर चला जाएगा, जितना आप ऑप्शनल में हासिल करते हैं उसके आसपास। अब जरा देखिए, जैसे क्वेश्चन आया 2022 में, जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस it does not mean that any of them has to be right. Just because you have choice, it does not mean that any of them has to be right. केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी एक को ठीक होना ही होगा। मैं एथिक्स में आपको डिलेमा एक देता हूं, बहुत सारे डिलेमाज ऐसे हैं। यह निबंध अगर आपने एथिक्स पढ़ा होता और यह आप पढ़ा है तो देखिए कितने शानदार तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? विकल्प की जरूरत हमको कहां पड़ती है? विकल्प की जरूरत हमको पड़ती है डिलेमा में, दुविधा में। दुविधा क्या होती? ऐसी सिचुएशन जिसमें हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे तो उसमें भी कुछ दिक्कत है, दूसरा चूज करेंगे उसमें भी कुछ दिक्कत है। जैसे आपके पास ऑप्शन होने मात्र से सही नहीं हो जाएगा कि जो ऑप्शन आप चूज कर रहे हो परफेक्टली राइट है। वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है लेकिन ये कंप्लीटली राइट है, ये बात सिद्ध नहीं होगी। जैसे महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन अर्जुन के पास है कि इस लड़ाई में हिस्सा ले और अपने
धनुर्विद्या सिखाने वाले और गुरु द्रोणाचार्य को इथिक्स भी सिखाया था द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य ने अपने आश्रम के ऊपर लिख रखा था कि बिना नीति के वो शस्त्र की शिक्षा नहीं देते, तो इथिक्स भी सिखाते थे और शस्त्र भी सिखाते थे। उस द्रोणाचार्य से लड़ना पड़ेगा, अर्जुन को मारना पड़ेगा, उनको भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा, कृपाचार्य को मारना पड़ेगा, अपने भाई कर्ण से लड़ना पड़ेगा। तो अर्जुन के पास एक ऑप्शन है कि इन सबको मारे और लड़ाई जीते और अपनी प्रॉपर्टी का राइट जो कौरवों ने छीन लिया है। कौरव कह रहे हैं कि एक, दुर्योधन कह रहा है कि एक सुई की नोक के बराबर जमीन तुमको नहीं दूंगा। आपने सुना होगा कि अर्जुन की तरफ से, पांडवों की तरफ से कृष्ण गए और कहा कि भाई केवल 5 गांव हमको दे दो, हम बात मान जाएंगे। 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, बाकी सारा प्रॉपर्टी, सारा राज्य तुम ही रख लो। रामधारी सिंह दिनकर ने एक सुंदर कविता लिखी है, कुरुक्षेत्र। उसकी लाइंस हैं ऐसी, दे दो हमको बस 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। तो दुर्योधन तो कह रहा है 5 गांव भी नहीं दूंगा, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। अब अर्जुन के पास क्या ऑप्शन है, पांडवों के पास क्या ऑप्शन है कि अपने राइट के लिए, अपने प्रॉपर्टी राइट के लिए, अपने एंटाइटलमेंट के लिए, अपनी हकदारी के लिए लड़े। यही ऑप्शन है। इसलिए अर्जुन को लगता है कि लड़ना चाहिए। लेकिन देखो, यह ऑप्शन कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। निबंध में क्या पूछा है? निबंध में यही पूछा है कि तुम्हारे पास ऑप्शन होने का मतलब वो परफेक्टली राइट है। नहीं, ऐसा नहीं। क्यों राइट नहीं है? अर्जुन जब लड़ेगा और अपना प्रॉपर्टी राइट लेगा तो कब ले पाएगा? जब कौरव हार जाएंगे। और कौरवों के हारने का मतलब है कौरवों की पूरी सेना तबाह हो जाए, द्रोणाचार्य मारे जाएं, भीष्म पितामह मारे जाएं, और कौरवों की तरफ से कई अक्षौणी सेना लड़ रही, कई करोड़ की सेना लड़ रही है। कहानी के हिसाब से पूरी सेना मारी जाएगी। और वो सैनिक मारे जाएंगे जिनको प्रॉपर्टी मिलने वाली नहीं है। चाहे अर्जुन जीते तब भी उनको कुछ नहीं मिलेगा, और कौरव जीते तब भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। दे आर सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ कौरवाज। वो तो लड़ने आए, सैलरी मिलती कौरवों से, इसलिए लड़ रहे हैं बेचारे। वो स्टेक होल्डर नहीं इस लड़ाई में। निर्दोष लोग हैं जिनका इस 2 भाइयों के प्रॉपर्टी की झगड़े में कोई स्टेक नहीं है। लेकिन अर्जुन को और पांडवों को, उनको भी मारना पड़ेगा। तो अगर आप रिजल्ट के लिहाज से देखें तो 5 लोगों को प्रॉपर्टी मिलेगी और करोड़ों लोग मारे जाएंगे। क्या यह विकल्प आपको परफेक्टली ठीक दिखाई दे रहा है? इसलिए अमर्त्य सेन ने अपनी किताब में कहा कि वो जो गीता की नैतिकता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये कहां लागू हो सकती है? हर जगह। उन्होंने कहा नॉर्थ कोरिया के पास एटॉमिक बम है। आज का मान लीजिए नॉर्थ कोरिया को, किम जोंग यून को मान लीजिए दुर्योधन, और दुर्योधन मान के आप उसके खिलाफ अमेरिका और बाकी लोगों को थोड़ी देर के लिए पांडव मान लीजिए, लड़ जाएं, या साउथ कोरिया लड़ जाए। किम जोंग यून 10 एटॉमिक वेपन छोड़ देगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। गीता तो कहती है परिणाम की चिंता मत करो। अर्जुन को कृष्ण ने यही सिखाया कि परिणाम की चिंता मत करो, तुम्हारा यही ऑप्शन ठीक है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी हकदारी के लिए, अपने एंटाइटलमेंट के लिए, जस्टिस के लिए लड़ जाओ। तो क्या साउथ कोरिया, जापान को भी नॉर्थ कोरिया से लड़ जाना चाहिए? पूरा कोरियन पेनिनसुला तबाह हो जाएगा। ऑप्शन तो है, क्या परफेक्टली ठीक है? नहीं। और दूसरा ऑप्शन क्या ठीक है? क्या कि अर्जुन ना लड़े, वापस लौट जाए। दूसरा ऑप्शन यही था कि ना लड़ो भाई, अगर परिणाम इतना खतरनाक आएगा तो मत लड़ो, वापस लौट जाओ। ऑप्शन तो 2 ही है। अगर वापस लौट जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि कल से जो पावरफुल होगा वो इनजस्टिस करके दूसरे की प्रॉपर्टी छीन लेगा, दूसरे का एंटाइटलमेंट छीन लेगा, और आप चुपचाप परिणाम की चिंता किए करने के कारण कि परिणाम खतरनाक आएगा, अपने राइट्स छोड़ देंगे। तो फिर तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला होगा।
बात तो बिगड़ जाएगी। फिर तो दुनिया में कोई ऑर्डर नहीं बचेगा। जरा सोचिए कि अगर परिणाम की चिंता करें कि लड़ाई होगी तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए अन्याय को सह लेना चाहिए, अगर इसी आइडिया को आप एक दूसरी कहानी भारत में जो है रामायण की कहानी, उस पर लागू कर दें, राम इस ऑप्शन को यूटिलाइज करते, तो क्या कहते सीता से राम कहते कि रावण तुमको पकड़ के ले गया, लेकिन मैं अगर रावण से लड़ूंगा तो भाई, तो राम तो भगवान थे, सब जानते थे कि आगे क्या होगा, पूरी लंका जलेगी, राक्षस मारे जाएंगे, इधर बहुत सारे वानर भालू मारे जाएंगे, इतने लोगों को मार के तब सीता को छुड़ा पाएंगे, परिणाम भयावह आएगा। तब तो फिर राम को कह देना चाहिए था कि रावण अन्यायी है, लेकिन उससे लड़ने में बहुत परिणाम खतरनाक आएगा, इसलिए सीता तुम अब रावण के पास ही रहो। यह भी विकल्प क्या ठीक है कि अर्जुन अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे परिणाम की चिंता करके, कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता करके, और राम अपनी पत्नी को छोड़ दें? क्या ठीक है? यह भी तो ठीक नहीं है। दो ऑप्शन है, दोनों में कोई ठीक कहां है, परफेक्टली ठीक कहां है? दोनों ऑप्शंस के साथ उसकी कौन है? इसका मतलब जब मिथिक्स में डिलीमा पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं कि हमारी दुनिया में जो हमने चॉइसेस बनाई हैं, अमेरिका में गन रखने का कानून है कि गन रख सकते हैं आप, फ्रीडम है आपको, क्या परफेक्टली ठीक ऑप्शन है ये? वही गन को एक आदमी उठाता है और जाता है स्कूल में और 15 लोगों को गोली मार देता है। ठीक ऑप्शन तो नहीं। लेकिन क्या नागरिकों के राइट्स को स्टेट कंट्रोल करे, स्टेट तय करे कि नागरिक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? यह आइडिया भी खतरनाक है, क्योंकि इससे तो स्टेट बहुत पावरफुल हो जाएगा और सिटीजन्स के राइट्स को स्टेट वायलेट करेगा। वो भी आइडिया परफेक्टली ठीक नहीं। अब इसका बहुत सारे जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हो। एक डिलेमा है, रियल लाइफ का डिलेमा है, सुनना। कैसे इसी निबंध को हम अमेरिका ले जा सकते थे गन क्राइम वाले मामले में, कैसे इसी को हम महाभारत और रामायण की कहानी तक ले जा सकते थे, और सब बात इथिक्स में। आप अगर मेरे इथिक्स के लेक्चर्स को पीडब्ल्यू में भी आपने सुना है तो ये सारे एग्जांपल्स मैं उसमें देता हूं, और उससे निबंध भी है 125 मार्क्स का। एग्जाम्पल एक रियल लाइफ का ऐसा है। रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा कि एक फेमाइन की सिचुएशन में, अकाल पड़ा अफ्रीका के एक कंट्री में, एक फोटोग्राफर है। उस अकाल में बच्चे माल नरिश्ड हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और बच्चे मर रहे हैं भूख से, तो वल्चर्स, गिद्ध उनकी डेड बॉडी को नोच के खा रहे हैं। ऐसा एक फोटो है, आपने सुना होगा, उस फोटो को पुलित्जर प्राइज मिला है। एक फोटोग्राफर ने जब इसी कंट्री के विजिट पर था और वो लौट रहा था वापस, तभी उसको एक ऐसा सीन दिखाई दिया, जिस सीन में एक बच्ची मरने वाली है, मरी नहीं अभी, मतलब दिख रहा है कि वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगी, और एक गिद्ध उसकी ताक में बैठा है, कब वो मरेगी और कब उसको खाएगा। उस फोटोग्राफर के पास दो ऑप्शन थे, उस गिद्ध को भगाता, लेकिन उस गिद्ध को कब तक भगाएगा? बैठा थोड़े रहेगा वहीं, कोई पहली बच्ची तो नहीं है जो मरने जा रही है, कब तक भगाएगा? और दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास? दूसरा ऑप्शन है कि फोटो खींचे उसकी और दुनिया के सामने रखे, जिससे दुनिया का कॉन्शियंस हिल जाए। पत्रकार ने इसे दूसरे ऑप्शन को चूज किया, फोटो खींची उस गिद्ध की जो लड़की के ऊपर निगाह लगाए बैठा है कि मरेगी और मैं खाऊंगा, और उस फोटो को पब्लिश किया, उसको पुलित्जर प्राइज मिला, पूरी दुनिया की अंतरात्मा हिल गई। उस फोटो का बड़ा चमत्कार हुआ, दुनिया का ध्यान गया कि हमको, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमको अफ्रीका के फेमाइन में मदद करनी चाहिए उन देशों की। लेकिन उस पत्रकार की अंतरात्मा पर उसका इतना प्रभाव पड़ा, उसने आगे चल के सुसाइड कर लिया। उसको लगा कि उसने पत्रकार की ड्यूटी तो पूरी की, लेकिन ह्यूमन बीइंग की ड्यूटी भी तो थी। ह्यूमन बीइंग की ड्यूटी पूरी करता तो फोटो नहीं खींचता, फिर तो गिद्ध भगाता रहता। और कोई एक गिद्ध नहीं है, एक बच्चा नहीं था,
अकेले उसकी बस की बात नहीं थी, वो अकाल खत्म नहीं कर सकता था। उसको लगा कि दुनिया के सामने इस फोटो को रखना चाहिए, इसलिए उसने फोटो खींची जिससे दुनिया इस पर जागे और मदद करे। अकेले मेरे कुछ करने से नहीं होगा। अब फोटोग्राफर अकेले अकाल से लड़ने में एक देश की मदद तो नहीं कर सकता था, अनाज लेके नहीं आ सकता था, हर बच्चे की जान नहीं बचा सकता था। उसने अपना धर्म निभाया, फोटो खींची। लेकिन बाद में लोगों ने क्रिटिक किया कि फोटो तो बहुत अच्छी खींची तुमने, उसको भगाया क्यों नहीं गिद्ध को, लड़की की जान क्यों नहीं बचाई। ये बात भी सही है, लड़की की जान बचा लेता, अकेले एक लड़की बच जाती, लेकिन दुनिया का ध्यान उस भयावह आपदा की तरफ उस फोटोग्राफी से ना कर खींच पाता, अपने पत्रकार के धर्म का निर्वाह ना कर पाता। इसमें कई बार पत्रकारों को दुनिया में जो घट रहा है उसको निष्पक्ष तरीके से दुनिया के सामने रखना होता है। पत्रकार युद्ध में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो वहां ऐसा थोड़े कर सकते हैं कि तालिबान का आदमी घायल हो गया उसकी जान बचाने लगे, अमेरिकी सैनिक घायल हो गया उसकी जान बचाने लगे। वो तो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, फोटो खींचते हैं कौन कहां घायल हो रहा है। वो युद्ध में सैनिक थोड़े बन जाएंगे। ठीक वैसे पत्रकार वॉलंटियर थोड़े बन जाएगा, समाज सेवी थोड़े बन जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा और ये बात सही है, तो उसने जो चॉइस ली वो चॉइस परफेक्टली ठीक नहीं है। एक एग्जांपल और रियल लाइफ का है। एक जहाज है, पानी में सेल कर रहा है, शोर से 3-3.5 किलोमीटर का फासला बचा है। तभी जहाज में बड़ा छेद हो जाता है, पानी आने लगता है जहाज में। अब मैं एग्जैक्ट नंबर को थोड़ा बदल दे रहा हूं, यह रियल घटना है। 500-550 लोग सवार हैं। जहाज के कैप्टन को लगता है कि जहाज को अगर हल्का कर दिया जाए तो उसमें पानी भरने की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी और दूर तक चला जाएगा जहाज। उसने सामान सारा जहाज का फेंकवा दिया, लेकिन जहाज पर लोग ज्यादा हैं। उसके दिमाग में ऑप्शन आता है कि अगर जहाज से कुछ लोगों को कम कर दिया जाए तो जहाज और नजदीक तक चला जाएगा, शायद 1-1.25 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाएगा तट से। और फिर उसमें बहुत सारे लोग, अगर 1 किलोमीटर पहले डूबेगा भी तो हो सकता है तटरक्षक दल के लोग देख लें, और जो लाइफ गार्ड्स हैं वो देख लें। हो सकता है जो लोग 1 किलोमीटर पहले डूब रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग बॉडीली एबल हों, कॉम्पिटेंट हों तैरने में, स्विम करने में, और वो तैर के वहां तक पहुंच जाएं। 3.5-4 किलोमीटर समुद्र में रेयरली कोई तैर पाएगा, लेकिन 700 मीटर 600 मीटर हो सकता है लोग तैर के पार कर जाएं और लोगों की जान बच जाए। लेकिन उसके लिए उसको कुछ लोगों को जहाज से फेंकना पड़ेगा। और किसको फेंकना पड़ेगा? कमजोर लोगों को, जो 700 मीटर पहले भी जहाज डूबेगा तो तैर नहीं पाएंगे। बच्चों को, बूढ़ों को, बीमार लोगों को, ऐसे लोगों को जो वीक है उनको जहाज से फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अपने से तो कूदेंगे नहीं। टाइटैनिक में तुमने देखा था, ऐसा हो रहा था कि वो ज्यादातर लोग, लाइफ बोट्स कम थे तो उससे निकलना चाह रहे थे, सब नहीं निकल पा रहे थे। मान लो जहाज के कैप्टन ने इस दशा में डिसीजन लिया और 250 लोगों को जबरदस्ती समुद्र में फेंक दिया, और सपोज करो कि इससे वाकई जहाज ज्यादा नजदीक जा सका तट के, वो बोट ज्यादा नजदीक जा सकी तट के, और उसकी वजह से 50-60-100 लोग तैर के बच गए। अगर वो जहाज 3.5-4 किलोमीटर पहले डूब जाता, 3 किलोमीटर पहले डूब जाता, तो शायद 2-4-10 लोग बच पाते और सब डूब जाते। तो उसके इस टिप से कुछ लोगों की जान तो बची। लेकिन क्या बूढ़े बीमार लोगों को फेंकना ठीक था? उसके पास 2 ही ऑप्शन थे, बूढ़े बीमार बच्चों को, कमजोर लोगों को फेंके और कुछ की सामर्थ्यवान लोगों की जान बचाए, और दूसरा किसी को ना फेंके, सब डूब जाएं, ज्यादातर लोग डूब जाएं। दोनों ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों में से कोई परफेक्टली ठीक नहीं है, किसी एक को तो चुनना पड़ेगा। तो हमारी दुनिया में जो हम चॉइसेस कर रहे हैं वो परफेक्ट चॉइसेस नहीं है। आप समाजवाद चुनते हैं 1991 तक इंडिया में, तो आपकी इकोनॉमी इतनी कमजोर हो जाती है कि आपको सोना गिरवी रख के लोन लेना पड़ता है। यही है ना, 1991 तक हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं किया था, ओपन नहीं किया था इकोनॉमी को। 1991 के बाद आप बाजार ले आते हैं
तो क्रूनी कैपिटलिज्म पनप जाएगा, विकृत पूंजीवाद आ जाएगा, इनइक्वालिटी बढ़ने लगेगी, कुछ लोग बहुत वेल्दी हो जाएंगे, कुछ बहुत गरीब होने लगेंगे। दोनों की अपनी समस्या है। 91 में आपके देश के पास बेसिक खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि आप समाजवादी मुल्क थे। दुनिया के सारे समाजवादी मुल्कों ने, चीन, रूस, सब ने एक समय के बाद मार्केट इकोनॉमी की तरफ रुख किया। मार्केट इकोनॉमी में जाने से पहले 1978 तक चीन की हालत भी खराब थी, लेकिन आप मार्केट इकोनॉमी में चले जाएंगे तो क्या ये परफेक्ट बढ़िया ऑप्शन है? नहीं। मार्केट इकोनॉमी में जाएंगे, लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होंगी, ग्रीन हाउस गैसेज इमिट होंगी तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म होगा। गांधी का ही देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान दो विकल्प हैं गांधी के पास। चौरी चौरा में हिंसा हो गई, आंदोलन वापस ले लें या आंदोलन चलने दें। आंदोलन चलने देंगे तो एक थाना लोगों ने फूंका है, आगे और थाने फूंकेंगे, दोनों तरफ से खूब वायलेंस होगा और भारत आजाद होगा किसके साथ? हिंसा के रास्ते पर चलकर। और हिंसा के रास्ते पर अगर भारत आजाद होता तो आजाद होने के बाद जब जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता तो हमने हिंसा से आजादी पाई होती तो हम हर जगह हिंसा का प्रयोग करते। ये भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन थोड़े करते तब। ये तो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने के बाद हमने 15 साल सीखा, लाठी खाना, जेल जाना, भूख हड़ताल करना। अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय ही हमने वायलेंस किया होता, तब तक हम हड़ताल, धरना प्रदर्शन ये सब नहीं कर रहे थे। वायलेंस किया होता और अंग्रेज आजाद करके हमको भाग गए होते, इतना वायलेंस के खिलाफ किया होता तो आजाद होने के बाद हमारी नींव पड़ी होती वायलेंस पर। और तब भारत में किसी को कोई समस्या आती, वो न्यायालय, भूख हड़ताल, रूल ऑफ लॉ इसकी तरफ थोड़े देखता, सीधे गोली मारता और अपने एक्शन को जस्टिफाई कर देता, क्योंकि वायलेंस को हमने मींस के तौर पर अडॉप्ट किया होता। जैसे पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान वायलेंस से बना है, सीधी कार्रवाई से। जिन्ना ने उकसाया मुसलमानों को, हिंसा से बना, और वहां आज तक हिंसा जारी है। पाकिस्तान में ज्यादातर समय धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जेल जाके लोग काम नहीं करते। भारत में तो भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन एक नॉर्म है। तो गांधी ने जो ऑप्शन चुना असहयोग आंदोलन के समय कि आंदोलन वापस लेंगे लेकिन वायलेंस को अलाउ नहीं करेंगे, उससे अगले 15-20 साल इंडियंस ने लाठी खाना, जेल जाना, भूख हड़ताल करना, सत्याग्रह करना सीखा। तो जब हम आजाद हुए तो आजादी के बाद भी जब हमारे सामने प्रॉब्लम आई तो हम भूख हड़ताल, सत्याग्रह कर रहे हैं। इससे डेमोक्रेसी हमारी चल पाई। इससे अलग अलग समुदायों ने एक दूसरे के खिलाफ हिंसा नहीं की और भारत लोकतंत्र के तौर पर इतनी सारी डाइवर्सिटी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद चल पाया। लेकिन उसका वो परफेक्ट ऑप्शन तो नहीं। आपने आंदोलन वापस ले लिया तो पूरे भारत का मनोबल टूट गया। देश की आजादी हो सकता है 20 साल पीछे चली गई हो। तो दुनिया में जितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, वो ऑप्शंस हैं, वो बेस्ट नहीं है। अगर आप इथिक्स पढ़ते हैं तो डिलेमा से सवाल को हिस्ट्री में जाके, फ्रांस की क्रांति से इसको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म इकोनॉमी के मॉडल से, आप इसको फ्रीडम स्ट्रगल से, आप इसको लॉस से, कितनी सारी चीजों से समझा सकते हैं। क्या करता है इथिक्स? इथिक्स दिमाग खोलता है, डायमेंशंस बनाता है। अब आप कहेंगे केवल एक निबंध ऐसा है तो क्या यही बात सही है? नहीं, ऐसे बहुत सारे निबंध हैं। ऐसे बहुत सारे निबंध हैं जो इसी तरह से, जैसे विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, 2023 का निबंध है। दूरदर्शी निर्णय तब लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। अंतर्ज्ञान का मतलब एक तरीके का कॉन्सियंस, अंतरात्मा, और तर्क का मतलब लॉजिक। जब आप इथिक्स पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि वहां एक टॉपिक है, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्सियंस एज सोर्स ऑफ मॉरल गाइडेंस। वहां हम अंतर्ज्ञान, अंतरात्मा के बारे में खूब पढ़ते हैं।
और जब आप कांट पढ़ते हैं, रॉल्स पढ़ते हैं, तो आप तर्क के बारे में खूब पढ़ते हैं। और हम लोग अक्सर इस तरह की बात इथिक्स में करते हैं कि अकेले तर्क से भी सारा निर्णय नहीं निकलेगा, क्योंकि आदमी तर्क का प्रयोग करे और उसकी अंतरात्मा ठीक नहीं है, इंसाइट नहीं है उसमें, इंट्यूशन नहीं है, कॉन्शियंस नहीं है, तो तर्क का प्रयोग तो ना पाकिस्तान के उस एटॉमिक साइंटिस्ट ने भी किया जिसने पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाया, और परमाणु बम बना के तर्क से बने बम को दुनिया में उसकी टेक्निक को फैलाने की कोशिश की। तर्क तो न्यूट्रल है, तर्क दोधारी तलवार है। तर्क परमाणु बम बना सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कौन करेगा, कैसे होगा, यह तर्क नहीं तय करता। यह तय करता है उस तर्क के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो ऑब्जेक्टिव तय होता है कि आपका कॉन्शियंस क्या है। एथिक्स इस आंसर को भी आप बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। एथिक्स पेपर ही है किसका, डिबेट्स का, डिस्कोर्स का। जितना डिबेट डिस्कोर्स आप करते हैं उसमें उतना आप इस तरह की बात समझते हैं। क्वेश्चन आया एथिक्स में, इस तरह निबंध में, द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। 2021 का, पहले 2022 का पढ़ा था। जस्ट बिकॉज यू हैव द चॉइस, वो 2022 का था। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, ये 2023 का था। अब 2021 का पढ़ रहा हूं। हर साल ऐसे निबंध हैं जिनको आप इथिक्स की पढ़ाई से कर सकते हैं। तो ये जो सेशन है ना, ये थोड़ा लंबा होगा, इसको आप अलग अलग भाग में बांट के देखिएगा। मैंने 4 भाग बता दिए हैं, तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा उसको देखिएगा। सत्य यथार्थ और यथार्थ सत्य है। अगर आपने मेरी एथिक्स की क्लासेस की होंगी पीडब्ल्यू में, तो आपने देखा होगा कि मैंने पढ़ाया है आपको। एक थिंकर है हीगल, और पढ़ाया है कि जब हम प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस करते हैं तो हमारे गवर्नेंस की प्रोबेबिलिटी में एक बड़ा चैलेंज है हीगेलिज्म। जिस हीगेलिज्म में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिस हीगेलिज्म में डेमोक्रेसी नहीं है, खूब डिस्कस किया उस पर। और वहां बताया है कि रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल से कैसे अंग्रेजों ने कहा कि सिंस दे आर मोर रैशनल देन इंडियंस, देयरफॉर दे नो रियलिटी बेटर देन इंडियंस। अंग्रेजों ने यही तर्क दिया था कि हम ज्यादा रैशनल लोग हैं, इसलिए हम ही को यथार्थ पता है। भारतीय समाज तो कुरीतियों का समाज है, रूढ़ियों का है, सपेरों का देश है, ये स्त्रियों को जलाने वालों का देश है। ये क्या जाने कानून, न्याय और शासन, हम सिखाएंगे इनको, क्योंकि हम रैशनल लोग हैं। हम यूरोप से आए हैं, एनलाइटनमेंट वाली जगह से, इसलिए भारतीयों पर शासन करना हमारा नैतिक हक है। तो रियल इज रैशनल पर, इसके फायदे नुकसान दोनों पर हम लोगों ने खूब बात की है इथिक्स की क्लास में, और उसी पर निबंध पूछ लिया है। क्योंकि आपका इथिक्स में टॉपिक है कौन सा, इथिक्स में आपके जो यूनिट्स हैं, अगर आपने सिलेबस देखा है तो उसमें एक यूनिट है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वेस्ट। 5th यूनिट, 5वीं यूनिट, भारत और पश्चिम के विचारकों का योगदान क्या है। वहां मिल भी आप पढ़ते हैं, कांत भी पढ़ते हैं, गांधी भी पढ़ते हैं, और थिंकर्स से जो इस तरह के निबंध आ रहे हैं जिसमें थॉट है, कोटेशन है, उनको आप यहां से हल करते हैं। उसी में हम हीगल भी पढ़ते हैं, और हीगल का स्टेटमेंट है रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। अब हीगल को तुम और कहां पढ़ोगे, ज्योग्राफी में तो पढ़ोगे नहीं, इकोनॉमी में तो पढ़ोगे नहीं, कहां पढ़ सकते हो। हीगल को केवल पढ़ सकते हो इथिक्स में। तो अगर हीगल से निबंध पूछा जाएगा तो निबंध कहां कर सकोगे, इथिक्स की पढ़ाई से। ठीक है, आप और देखिए कितने ऐसे निबंध हैं जो आपको दिखाई देंगे कि बिल्कुल लगता है जैसे वो इथिक्स के क्वेश्चंस हो, लंबे इथिक्स के क्वेश्चंस हो। जैसे मैं आपको अब 21 से आगे जाता हूं, और सवाल है, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। निबंध का क्वेश्चन है ये। बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है।
सेम क्वेश्चन एथिक्स में पूछा है। इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या है? इस क्वेश्चन का क्रक्स है कि आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये ग्रोथ से ज्यादा जरूरी है। यही है क्वेश्चन का क्रक्स निबंध का। एथिक्स में क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है सोशल वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज। सामाजिक मूल्य में सामाजिक न्याय भी आता है। ये आर्थिक मूल्यों से, आर्थिक मूल्य में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन एथिक्स का है और उसी का लंबा फॉर्म बना दिया कि भैया ठीक है, हमको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय के बिना आर्थिक न्याय का कोई महत्व नहीं। इसका मतलब सामाजिक न्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो एथिक्स का सवाल है उसी को निबंध में क्या किया है, लंबे आंसर में दोहरा दिया है। अब अगर वहां आप ये पढ़ेंगे कि क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सामाजिक न्याय, उसके आर्गुमेंट सीखेंगे तो उसको निबंध में भी यूज कर सकेंगे। क्वेश्चन है अब इस तरह का क्वेश्चन भी कि अगर ये क्वेश्चन आए कि ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक क्या भारत के लिए वास्तविकता हो सकती है? 2014 का निबंध है। हम इथिक्स में मिल को पढ़ते हैं और वहां जब मिल पढ़ते हैं तो हम बताते हैं कि कैसे मिल ने समझाया कि किसी कंट्री में अगर विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, औरतें सार्वजनिक जीवन में नहीं होंगी, केवल चूल्हा चौके तक सीमित रह जाएंगी, तो उस कंट्री में ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, ना उस कंट्री में अलग अलग तरह की एबिलिटीज ज्यादा होंगी। अब वो मिल का आर्गुमेंट हम यहां ओलंपिक वाले में भी यूज कर सकते हैं। जरा सोचो, 50 गोल्ड मेडल इंडिया जीतेगा कब? सारे गोल्ड मेडल जो ओलंपिक्स में होते हैं उसमें आधे गोल्ड मेडल हैं कहां? विमेन कंपटीशन के, आधे हैं मेन कंपटीशन के। अगर विमेन एम्पावरमेंट तुमने नहीं किया तो इसका मतलब आधे गोल्ड मेडल में तुम्हारी हिस्सेदारी ही नहीं है। अगर हमारी विमेन कुश्ती नहीं लड़े, मुक्केबाजी नहीं करें, स्विमिंग नहीं करें, मान लो हम ऐसा देश हो जो मानते हो कि विमेन को तो स्विमिंग का कॉस्ट्यूम ही नहीं पहनना है, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनाओगे, इसका तब तुमने 30-40 गोल्ड मेडल्स में जो स्विमिंग वाले गोल्ड मेडल्स हैं उसमें अपना दावेदारी ही छोड़ दी। ऐसे खेल जिसमें स्त्रियों को शॉर्ट्स पहन के फुटबॉल खेलना पड़ेगा, टेनिस खेलना पड़ेगा, उसमें तुम्हारी स्त्रियां कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि तुम तो स्त्रियों के शरीर को ढक के रखना चाहते हो। इसका बिना विमेन एम्पावरमेंट के वो जो आधे गोल्ड मेडल हैं उनमें हिस्सेदारी नहीं बनेगी, और अगर उनमें हिस्सेदारी नहीं बनेगी तो 50 गोल्ड मेडल ओलंपिक में इंडिया नहीं जीतेगा। तो गोल्ड मेडल के लिए 50% पॉपुलेशन को हमको कहां ले आना होगा? पब्लिक लाइफ में। उन पर बंदिश, पाबंदी हटानी होगी, कपड़े लत्ते की, सामाजिक जो हमारी प्रतिमान है उनकी। तो ये भी हम कर सकते हैं। आप देखेंगे मूल्य वे नहीं है जो मूल्य वे नहीं जो मानवता, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए। एथिक्स में तुम पढ़ते हो, एथिक्स है का विज्ञान नहीं, चाहिए का विज्ञान। और खूब इस पर डिबेट हम लोग करते हैं, खूब इसको समझाते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस है, मूल्य पर सवाल है, मूल्य का टॉपिक ही एथिक्स है। तो मैं आपको खूब सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जिसको एथिक्स में हम लोग खूब डिस्कस करते हैं ना। क्वेश्चन आया है 2018 का, कस्टमरी मोरालिटी कैन नॉट बी गाइड टू मॉडर्न लाइफ। रूढ़िगत नैतिकता आधुनिक जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकती। यह निबंध रूढ़िगत नैतिकता पर है और हम लोग खूब इसको करते हैं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में। एक टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, वहां देखते हैं कि कैसे रूढ़िगत नैतिकता बाधक है हमारे मॉडर्न वैल्यूज में। तो आपने शायद एथिक्स को अभी इस तरीके से नहीं देखा कि एथिक्स और निबंध की तैयारी को कंबाइन करने का समय आ गया है। जो एग्जाम्पल हम एथिक्स के लिए जुटाएंगे, अगर हम निबंध का पेपर भी साथ में देख कर रखें तो वही एग्जाम्पल निबंध में काम आएंगे। जो जो चीजें अच्छी, एथिक्स में क्या पढ़ते हैं? अच्छाई, गुडनेस, राइटियसनेस, क्या उचित है, क्या अच्छा है। और निबंध में भी तो आप अच्छाई और उचित की बात ही करेंगे, इसलिए इन दोनों का अप्रोच मिलता है। और मैंने कहा था कि केवल 500 तक पेपर तक नहीं, 500 मार्क्स तक ही नहीं, अगर तुम सोसाइटी के क्वेश्चन में जाओगे, जैसे हम लोग एथिक्स में जेंडर खूब पढ़ते हैं, जेंडर पर एथिक्स में क्वेश्चन भी आए काफी, और सोसाइटी में जाओगे तो सोसाइटी में भी पाओगे कि सोसाइटी में भी पिछले
10 सालों में जेंडर से खूब क्वेश्चन आए, जेंडर एम्पावरमेंट से, जेंडर लिबरेशन से खूब क्वेश्चंस आए। अब जो जेंडर का आइडिया तुम इथिक्स में पढ़ोगे, क्या होना चाहिए, स्त्रियों की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए, इथिक्स में हम चाहिए पढ़ते हैं, वही चाहिए सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी। जीएस फर्स्ट पेपर में 60 नंबर का सोसाइटी का सवाल आता है, वहां भी अप्लाई करोगे। और निबंध और इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में आपने देखा कि यहां केस स्टडी है, तो पर्सनालिटी टेस्ट में सिचुएशनल सवाल होते हैं इंटरव्यू में। ये सवाल पीसीएस में पूछा हुआ है इंटरव्यू का, आईएएस में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि तुम एक जिले में पोस्टेड हो, वहां तुम्हारे घर से खबर आती है कि तुम्हारी मां बीमार है, मिलना चाहती तुमसे, तबीयत बहुत खराब है उनकी, शहर के किसी हिस्से में दंगा हो गया, वहां भी तुमको जाना है क्योंकि तुम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की सबसे बड़े ऑफिसर हो, और चीफ मिनिस्टर आने वाले, उनके प्रोटोकॉल में भी तुमको रहना है। क्या करोगे? इस तरह के जो सिचुएशनल सवाल वो पूछते हैं इंटरव्यू में, उसको भी आप इथिक्स से ही कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ज्यादा मूल्यवान क्या है, किसमें हायर वैल्यू है, किसमें लोअर वैल्यू है। सिविल सर्वेंट के तौर पर हमारी इंटीग्रिटी, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, वो क्या कहती हैं कि हमको कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए चीजों को। तो इंटरव्यू में जो ओपिनियन तुम बनाते हो, सिचुएशनल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें भी तुम्हारा एथिक्स का नॉलेज काम करता है। तो एथिक्स एक बहुत मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट है। ये निबंध में काम आएगा, एथिक्स में काम आएगा। एक बार इनपुट बनाओगे तो बार बार आउटपुट लोगे। इंटरव्यू में ओपिनियन तुम्हारी सुपीरियर हो जाएगी, डायमेंशंस तुम्हारे पास ज्यादा होंगे। कई बार इंटरव्यू में हम लीनियर आंसर देते हैं कि यही ठीक है। जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कोई बात कंप्लीटली ठीक नहीं है, उसके प्रॉस और कॉन है, तो हम ज्यादा बैलेंस आंसर इंटरव्यू में दे पाते हैं। इस लिहाज से एथिक्स की तैयारी का यूपीएससी में सिलेक्शन में केवल मार्क्स के लिहाज से नहीं, अप्रोच के लिहाज से, एप्टीट्यूड के लिहाज से, तुम्हारे एटीट्यूड के लिहाज से, तुम्हारी स्किल के लिहाज से योगदान है। जितना एथिक्स पढ़ोगे उतना तुम्हारा थॉट रिफाइंड होगा, उतने डायमेंशंस बनेंगे, उतना एग्जाम्पल्स का डोमेन बड़ा होगा, उतना ओपिनियन तुम्हारी बढ़िया होगी, और इसका लाभ तुमको हर जगह मिलेगा। तो पार्ट 1 मेरे ख्याल से आपको इस तरीके से देखना चाहिए, ये मैंने आपको समझाया। नाउ कम टू पार्ट 2। पार्ट 2 पार्ट 2 है हाउ टू रीड एथिक्स। अब ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसको इत्मीनान से देखिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं, आप समझते हैं कि हर स्ट्रेटजी सेशन रील की तरह होना चाहिए, 15 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, रील और शॉर्ट्स की तरह, तो यूपीएससी रील और शॉर्ट नहीं है। सोशल मीडिया के रील और शॉर्ट से यूपीएससी का आइडिया मत बनाओ। ये भोजपुरी गाना नहीं है, क्लासिकल म्यूजिक है। भोजपुरी गाना सुनते ही आनंद मिल जाता है। क्लासिकल म्यूजिक का आनंद लेने के लिए पहले क्लासिकल म्यूजिक सीखना पड़ता है। तो इसके लिए पहले आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप चाहें तो इसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग देखिएगा, लेकिन जब देखिए तो टोटलिटी में देखिए। तो मैं आपको जो पहली बात बताई उससे आपने क्या सीखा, टेक अवे क्या, उससे क्या लेके जाएंगे आप? उससे लेके जाएंगे कि आपकी बाद में इथिक्स की प्रिपरेशन की जो एक नोटबुक बनेगी, उसमें ढेर सारे थिंकर्स के आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स आप नोट करेंगे, एग्जाम्पल्स बनाएंगे, और वही आइडियाज, आर्ग्यूमेंट अगर जेंडर पर कोई सवाल पूछा जाएगा, जैसे निबंध में पूछा, उन्होंने क्या पूछा है? पूछा है पैट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। पितृसत्ता सबसे कम नजर आने वाली लेकिन सबसे ज्यादा असमानता वाली प्रणाली है। अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो मैंने आपको पैट्रियार्की हमारी साइकोलॉजी को कैसे नुकसान पहुंचाती है, पैट्रियार्की हमारे वैल्यूज को कैसे नुकसान पहुंचाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे नुकसान पहुंचाती है, पैट्रियार्की डेमोक्रेसी को कैसे नुकसान पहुंचाती, बहुत सारे आर्गुमेंट्स बताए होंगे। हमने 2 घंटे में पैट्रियार्की के नुकसानों पर चर्चा की होगी और देखा होगा कि अगर पैट्रियार्की खत्म कर दें तो कितने एडवांटेज हमको मिलेंगे।
और यहां वही निबंध में पूछ लिया है कि पैट्रियार्की सबसे खतरनाक इनइक्वालिटी है जो दिखाई कम पड़ती है। अब मैं इस सेकंड पार्ट में जाऊं इससे पहले ये लास्ट एग्जांपल एक दे देता हूं, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि हर साल का निबंध जो आप एथिक्स में पढ़ते हैं उससे जुड़ा हुआ है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको छोटा देता हूं कैसे पैट्रियार्की दिखाई नहीं देती। आप कभी मुखर्जी नगर आइए, राजेंद्र नगर आइए, जहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं। वहां आप देखेंगे मुखर्जी नगर से जब आप जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन की तरफ चलेंगे जो 1.5 किलोमीटर है करीब, तो आपको मुखर्जी नगर से बत्रा सिनेमा से आगे चलने के बाद सड़क के दोनों ओर टॉयलेट्स नजर आएंगे बने हुए, लेकिन उन टॉयलेट्स में कोई विमेंस के लिए टॉयलेट नहीं है, लड़कों के लिए। इसका मतलब हमारे देश में आज 2024 में भी हम टॉयलेट बना रहे हैं तो लड़कों के लिए बना रहे हैं, लड़कियों के लिए नहीं बना रहे हैं। इसका हमने मान रखा है अभी भी कि लड़कियां तो पब्लिक लाइफ में आएंगी ही नहीं। क्या लड़कियों को वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं है? इसका मतलब ये इनइक्वालिटी, सोच में इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि वो इंजीनियर जिसने टॉयलेट बनवाया होगा, एमसीडी का जो काउंसिलर जिसने टॉयलेट बनवाया होगा, वो पितृ सत्तात्मक सोच वाला है। अगर टॉयलेट बनवाया तो दोनों के लिए क्यों नहीं बनवाया? लेकिन वो नहीं बना, एक के लिए बना, सिर्फ दोनों के लिए नहीं बना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, और ये हम इथिक्स में डिस्कस करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे देश में आप किसी निचली जाति की आदमी के कास्ट का नाम लेके बुलाएं और आप अगड़ी जाति के माने जाते हैं तो ये एक अपराध है और आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि जाति सूचक शब्द का प्रयोग बैंड है। फिल्म में जाति सूचक शब्द आ जाता है तो फिल्म के खिलाफ बवाल हो जाता है, लेकिन हमारे देश में जितनी गालियां हैं वो कैसी हैं? वो तो सब विमेन की सेक्सुअलिटी पर है, सारी गालियां जेंडर बायस पर हैं। तो 17% अनुसूचित जाति की आबादी की सोशल रिस्पेक्ट को बचाने के लिए हमने लैंग्वेज से जाति सूचक शब्द हटाया और कहा इसका प्रयोग करोगे तो जेल भेजेंगे। और हमारे ओटीटी में, मिर्जापुर में और तमाम जो ओटीटी आप सीरियल देखते हैं सब में मां बहन की गाली तो धड़ल्ले से दी जा रही। ये तो नॉर्म बन गया है। तो क्या स्त्रियों की सेक्सुअलिटी को टारगेट करके जो आप गाली देते हैं, क्या ये जाति सूचक शब्द की तरफ बैन नहीं होना चाहिए था? क्या ये डेरोगेटरी नहीं है? और क्या औरतों की आबादी दलितों से कम है? 50% है। क्या जातीय हिंसा जैसे हमारे देश में होती है वैसे क्या हमारे देश में सेक्स क्राइम नहीं होता? क्या रेप नहीं हो रहा है? क्या छेड़खानी नहीं हो रही? अगर हो रही है तो फिर आपने सेक्स क्राइम को और उसके साथ जुड़ी इस लैंग्वेज को जो विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन करती है, उनको डिमीन करती है, उस लैंग्वेज को भी आपने कास्ट की आइडेंटिटी वाले वर्ड्स की तरह ट्रीट करते हुए बैन क्यों नहीं किया? हमारे यहां तो कुछ दिन पहले तक एक ऐसा प्रोग्राम था कॉमेडी में, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस जाते थे और वहां एक आदमी होता था स्टेज पे, वो खूब गाली देता था, रोस्ट करता था गाली देके, और सब सुन के हंसते थे। और उसमें ज्यादातर गालियां वो वुमेन सेक्सुअलिटी पर है। तो हमारी जो पैट्रियार्की है वो लैंग्वेज तक पहुंची हुई है। दो लोग आपस में लड़ते हैं तो वो एक दूसरे को टारगेट नहीं करते, वो एक दूसरे के घर के फीमेल मेंबर्स को टारगेट करते हैं। जैसे हम कहते थे ना पुराने समय में किसी ने युद्ध जीता तो औरतों के साथ अत्याचार करेगा, तो विमेन को हमेशा से क्या किया गया? टारगेट किया गया, और वो आज भी जारी है। तो पैट्रियार्की क्या है? पैट्रियार्की बहुत सारी जगहों पर ऐसे काम कर रही है, निबंध है और ये एथिक्स में भी हम डिस्कस करते हैं। हमारी लैंग्वेज में एथिकल कंटेंट जो है वो मौजूद नहीं है, जहां रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक आइडेंटिटी के लिए। जब आप सारी गाली एक आइडेंटिटी से बनाएंगे तो उस आइडेंटिटी को आप रिस्पेक्ट कैसे बराबर देंगे? फिर तो रिस्पेक्ट दिखावटी है, और यही हो रहा है। तो बहरहाल अब आइए सेकंड पार्ट पर। तो मैंने पहला पार्ट आपको समझाया
कि अगर आप इथिक्स ठीक से पढ़ते हैं, वो केवल एग्जाम्पल से इथिक्स सीखने वाला तरीका मैं नहीं बता रहा कि 10 एग्जाम्पल लिख लिए, रट लिए और उससे एग्जाम में आंसर लिख दिए। अगर एथिक्स में आप डिबेट्स पढ़ते हैं, डिस्कोर्स पढ़ते हैं, तो असल में ये होलिस्टिक प्रिपरेशन है जिसमें एथिक्स, एसे और इंटरव्यू तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और कुछ पार्ट तो उसका जीएस सेकंड पेपर सोशल जस्टिस और जीएस फर्स्ट पेपर सोसाइटी में भी जाएगा। सब जगह इसका इंपैक्ट होगा। अब दूसरी बात पर आइए, हाउ टू रीड एथिक्स। पढ़ें कैसे एथिक्स को? इसका मैंने कहा कि मैं मानता हूं कि इसका 3 टियर अप्रोच होना चाहिए। पहला तो एथिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा किसी कोचिंग से ही या किसी टीचर से ही। अब जब मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोचिंग को सपोर्ट करता हूं। जनरली मैं कोचिंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भाई आपके पास 1.5-2 साल है। आप सब कुछ खुद से पढ़ के सीखना चाहेंगे तो या तो आपने 3-3.5 साल का प्रोग्राम बनाया हो, आपके पास टाइम हो एम्पल, तब 3-4 महीने आप एथिक्स पढ़िए अपने से और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए और उनसे सीखिए। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो पहला जो रीडिंग आपको देनी होगी वो सिलेबस खत्म करने को देनी होती है। फर्स्ट जो एथिक्स की स्टडी कीजिए वो सिलेबस के सारे टॉपिक खत्म करने के लिए कीजिए कि ह्यूमन इंटरफेस का क्या मतलब है, इसेंस ऑफ एथिक्स का क्या मतलब है, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स का क्या मतलब है। जैसे मैं बोलूं डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि वो टॉपिक है जिससे हम पता करेंगे कि ट्रिपल तलाक होना चाहिए कि नहीं, ट्रिपल तलाक में स्टेट को लॉ बनाना चाहिए कि नहीं। इससे हम ये पता करेंगे कि गाय, हिंदू कहते हैं कि गाय को बैन करो, मुसलमान इसको नहीं खा सकते, स्टेट इस पर लॉ बनाए, क्या लॉ बनना चाहिए स्टेट का इस पर नहीं, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं। तो मुझे पता होना चाहिए डायमेंशन ऑफ एथिक्स एक टॉपिक है जो डील करता है कि कैसे हम प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को अलग करेंगे, कहां स्टेट रोल प्ले कर सकता है, कहां लॉ बना सकता है स्टेट, कौन सा डोमेन स्टेट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, ये सेपरेशन कैसे होगा। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे सेपरेशन ऑफ लाइफ है एथिक्स में। एक हमारी प्राइवेट लाइफ है जहां स्टेट रूल नहीं बना सकता, लॉ नहीं बना सकता। हम किसी भगवान की पूजा करेंगे, किस भगवान की पूजा करेंगे स्टेट नहीं तय कर सकता, हमारा निजी मामला है, निजी मामले में स्टेट काम नहीं करेगा। और दूसरा पब्लिक लाइफ है, सार्वजनिक जीवन है, वहां स्टेट काम करेगा। तो तय कैसे होता है कौन सा प्राइवेट कौन सा पब्लिक है। मुझे ऐसे एक तो पूरे सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जो हमारी फर्स्ट स्टडी होती, फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट टीयर है एथिक्स पढ़ने का, वो है एक एक टॉपिक का आइडिया। व्हाट इज दिस टॉपिक या इसेंस ऑफ एथिक्स, ये क्या है इसेंस ऑफ एथिक्स, वाई दे इंट्रोड्यूस्ड और एडेड दिस टॉपिक इसेंस ऑफ एथिक्स इन एथिक्स। इससे सवाल कौन सा पूछते हैं वो। तो हमको पहले तो एक इंट्रोडक्टरी राउंड पढ़ना होता है जिसमें पूरे सिलेबस का हमको एक होलिस्टिक आइडिया बनाना होता है। ये होलिस्टिक आइडिया बनाने के लिए पहला राउंड है। तो पहला राउंड है ये है इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, acquaintance with syllabus। पूरे सिलेबस से हमारा परिचय हो जाए ना। जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा पहले बार में तो क्या करेगा, वो देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, उनमें पहला पार्ट क्या है, दूसरा क्या है, फंडामेंटल राइट वाला पार्ट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट क्या है, और एक तरीके से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बनता है उसके दिमाग में, एक ग्रैंड पिक्चर। तो पहले राउंड में आप एथिक्स जब पढ़ें तो थोड़ा तेज पढ़ें और पहले ग्रैंड पिक्चर बना लें, जनरल पिक्चर बनाइए, बहुत निटिग्रिटीज में मत जाइए, बहुत माइक्रो पढ़ाई मत कीजिए। माइक्रो पढ़ाई करते हैं तो हम उलझ जाते हैं एक टॉपिक में, पहले मैक्रो पढ़ाई कीजिए। इसेंस ऑफ एथिक्स का क्या मतलब है, इससे एथिक्स में क्या सवाल आता है, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्या है, इसका इस्तेमाल कहां होता है, सारे टॉपिक का इस तरह का एक मोटा मोटा आइडिया। ये पहला राउंड है ना, फर्स्ट राउंड है। सेकंड राउंड में जब हम जाते हैं ना, सेकंड राउंड सेकंड टीयर जो हमारी तैयारी का है,
जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, किसी कोचिंग से पढ़ लिया, किसी किताब से पढ़ लिया, जहां से मन है आप कर लीजिए। जनरली आप बुक्स पढ़ते नहीं, इसलिए मैंने कोचिंग का नाम ले लिया था। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स से खत्म कर लीजिए। सेकंड राउंड में जब आप जाएंगे तो अब आपको जो आपने ना माइक्रो आइडिया बनाया है, इसको माइक्रो करना पड़ेगा। और माइक्रो करने का क्या तरीका है? माइक्रो करने का तरीका होता है कि अब आप पिछले 10 इयर्स का क्वेश्चन देखिए, PYQ, और क्वेश्चन का टाइप बनाइए ना। क्या करिए? तय कीजिए कि आज तक यूपीएससी ने कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं। अब ये तो कभी डिटेल्ड डिस्कशन होगा तो उसमें मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता सकता हूं, अभी तो इसमें नहीं करेंगे हम। जैसे एक मॉरल ग्रोथ का क्वेश्चन आता है कि आपने भीतर ये गुण कैसे डेवलप करेंगे, अपने अंदर इंटीग्रिटी कैसे ले आएंगे, अपने आप को वॉइस ऑफ कॉन्शियंस के लिए कैसे तैयार करेंगे। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये मॉरल ग्रोथ है। कहीं वो पूछते हैं कि आप किसी सिचुएशन में जहां बहुत लोग इमोरल काम कर रहे हैं, वहां आप मॉरल कैसे बने रहेंगे। मॉरल कन्विक्शन का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मॉरल ग्रोथ का, मॉरल कन्विक्शन का, ये टाइप्स हैं। कहीं रिलेवेंस ऑफ एथिक्स का है, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि वाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स टू बिकम एथिकल, टू बी एथिकल। सिविल सर्वेंट्स के लिए ज्यादा एथिकल होना क्यों जरूरी है? इसका मतलब एथिक्स का क्या रिलेवेंस है। पूछ लिया उन्होंने कि 2013 का ही क्वेश्चन है ना, सबसे पहले ईयर का ही क्वेश्चन है। उन्होंने पूछ लिया ऐसा कि इन व्हाट वे इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। अगर कोई आदमी सक्षम है, एक डॉक्टर सक्षम है, तो उसके नैतिक होने की जरूरत क्या है? सक्षम डॉक्टर इलाज कर देगा, इलाज तो नॉलेज से करेगा, एथिक्स से थोड़े करेगा। तो एथिक्स की जरूरत क्या है, नैतिकता की जरूरत क्या है सक्षमता के साथ? इंजीनियर सक्षम हो तो नैतिकता क्यों चाहिए, डॉक्टर सक्षम हो तो रिलेवेंस ऑफ एथिक्स पर पूछते हैं। अब क्या करना होगा आपको? सेकंड राउंड में जब आप पढ़ेंगे तो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाने होंगे, एक दूसरी कॉपी बनानी होगी, दूसरी नोटबुक बनानी होगी, और दूसरी नोटबुक में आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिखने होंगे। लिखना होगा कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो हमसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहते हैं कि करप्शन है, लॉ से दूर नहीं हो रहा, बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सेक्स वायलेंस है, हमने लॉ बनाया, सॉल्व नहीं हो रहा प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने वाला एक तरह का सवाल, मॉरल ग्रोथ वाला दूसरे तरह का सवाल, मॉरल करेज कन्विक्शन वाला तीसरे तरह का क्वेश्चन, कोटेशन वाला चौथे तरह का क्वेश्चन। ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो अपनी नोटबुक में उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अलग अलग लिखते हैं। अब आप ढूंढते हैं सेकंड राउंड में कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने का क्या टेम्पलेट या क्या आइडिया होगा। इनको यूनिट 1 से सॉल्व करूंगा, एसेंस ऑफ एथिक्स से सॉल्व करूंगा, इनको डोमेन ऑफ एथिक्स से सॉल्व करूंगा, इनको थिंकर से यूनिट 5 से सॉल्व करूंगा, इनको इमोशनल इंटेलिजेंस से सॉल्व करूंगा। सेकंड राउंड होता है सिलेबस का एप्लीकेशन क्वेश्चंस में। पहले राउंड में आपने आइडिया पढ़ा, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पढ़ा जाता। सेकंड राउंड में आप क्वेश्चन से जाते हैं सिलेबस की तरफ। क्या ढूंढते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ढूंढते हैं। और क्या ढूंढते हैं? मान लीजिए इधर आपने पता कर लिया कि ये एक मान लीजिए फर्स्ट टाइप, मान लीजिए आपने एक सेकंड टाइप, आपने मान लीजिए थर्ड टाइप, आपने मान लीजिए फोर्थ टाइप। ऐसे टाइप ढूंढ लिए कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं जनरल एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो आपको पता करना पड़ेगा अब इस टाइप को पता करने के बाद कि जो फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन है मॉरल प्रॉब्लम्स वाला, कहीं यौन हिंसा हो रही है, रेप छेड़खानी है, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं पढ़े लिखे शिक्षित लोग राजनीति में नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन आया है ये कि पढ़े लिखे नैतिक लोग राजनीति में नहीं जा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। तो जहां प्रॉब्लम ऐसी आती है उस तरह वाले टाइप के क्वेश्चन में क्या ढूंढना होगा ना, विच यूनिट ऑफ सिलेबस इज एप्लीकेबल। अरे भाई सिलेबस इसीलिए तो पढ़ा है कि सवाल हल करोगे। तो जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछा उसको सिलेबस से ही तो हल करोगे, अपने मन से थोड़े हल करोगे। तो दूसरा राउंड होता है, इसमें पहचानते हैं कौन सी सिलेबस की यूनिट किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगी। कौन सा टाइप ऐसा इसमें 1 यूनिट यूज होगी, कौन सा टाइप ऐसा इसमें 2 यूनिट यूज होगी, कौन से टाइप में
इंसान में नैतिक समस्या है, इसलिए यूनिट 1 2 3 इंसान वाली यूज होगी। कौन से टाइप में गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम, उसमें यूनिट 6 7 यूज होगी। तो आप इसको ठीक तरीके से जब समझते हैं तो ये आपके स्टडी का सेकंड राउंड होता है। इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन और उनके स्टैंडर्ड आंसर बनने लगते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सिलेबस का ये यूनिट यूज करूंगा, ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको सॉल्व करने के लिए ये यूनिट यूज करूंगा। ये सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में हम प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू को देख के उसके केस में सिलेबस को कैसे अप्लाई करें, नॉलेज को कैसे अप्लाई करें, ये सीखते हैं। और थर्ड राउंड, जो थर्ड राउंड आपका है वो क्या है? थर्ड राउंड में आप जुटाते हैं इसी डिमांड को समझने के बाद कि ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम इंपॉर्टेंट है, सोशल डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक वैल्यू कम इंपॉर्टेंट है, सोशल वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब ये समझने लगते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में हमारे पास, हमारे गाइड में, हमारे नोट्स में कम कंटेंट है, तो अब आपके दिमाग में एक आइडिया डिमांड क्रिएट हो जाती है। क्या डिमांड क्रिएट हो जाती है? कि मुझे सोशल जस्टिस के सवाल के लिए कुछ नया मटेरियल चाहिए, मुझे जेंडर पर नए आर्गुमेंट्स चाहिए, क्योंकि जो मैंने बुक पढ़ी, जो मैंने कोचिंग की, उसमें ये आर्गुमेंट्स नहीं है, लेकिन यूपीएससी पूछ रहा है। तो टेम्पलेट तो बन गया कि ये वाला सिलेबस का यूनिट यूज होगा, लेकिन मेरे पास कंटेंट की कमी है। तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या कंटेंट मुझे चाहिए, और तब आप इससे क्या ढूंढते हैं? तब आप इससे ढूंढते हैं थर्ड राउंड में एडवांस्ड रीडिंग। क्या एडवांस रीडिंग में करूं? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स निकाल लूं, विशाखा गाइडलाइन, कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी निकाल लूं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉ निकाल लूं, कुछ माइथोलॉजी से ले लूं, कुछ पर्सनालिटीज ले लूं, कुछ न्यूज़पेपर से पढ़ते समय मेरे दिमाग में अगर रहेगा कि इसके बारे में मेरे पास कम आइडिया है, किसी जेंडर पर कोई आर्टिकल आया है, उसमें मुझे एक आर्गुमेंट अच्छा लगा, मैंने वहां से पिक कर लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में डिमांड बन चुकी है कि जेंडर पर इस तरह का क्वेश्चन आता है, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करें, हमारे पास बहुत फेयर आइडिया नहीं है। तो आप क्या करते हैं? एडवांस रीडिंग में जाते हैं। कैसे? डिमांड बेस्ड। पहले से आपको पता है कि क्या क्या आपको चाहिए और उसके हिसाब से आप एडवांस रीडिंग करते हैं। ये 3 स्टेजेस अगर आपने इथिक्स में किए, पहले में जनरल रीडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग, सेकंड में क्वेश्चन के डिमांड के लिहाज से आंसर सीखना, और थर्ड में यह समझना कि कहां आपके कन्वेंशनल जो मटेरियल है उसमें कंटेंट कम है और अब आपको नए तरह के एग्जाम्पल्स, नए तरह के कंटेंट की जरूरत है, वो कहां से आएगा उसको ढूंढना। ये 3 तरीके की पढ़ाई अगर आप करते हैं तो इथिक्स में भी, सोसाइटी के जीएस फर्स्ट पेपर में भी, इंटरव्यू में भी, सब जगह यूज होगी। और अब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में जो आप अभी तक इकोनॉमी पॉलिटी पढ़ते थे, उस इकोनॉमी पॉलिटी के साथ साथ कई बार आपको कोई नया डेटा या आर्गुमेंट मिल जाएगा जिसको आपको लगेगा कि यहां यूज कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए इथिक्स के किसी आंसर को लिखते हुए आपको दिखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ उन्हीं कंट्रीज में है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के इंडेक्स में वही कंट्रीज सबसे ऊपर हैं जहां डेमोक्रेसी का इंडेक्स सबसे बेहतर है। डेमोक्रेसी में जो सबसे मजबूत कंट्रीज हैं, इसका मतलब आपने सीख लिया कि डेमोक्रेसी तो एक मॉरलिटी है। इसका मतलब जहां मॉरलिटी ज्यादा है वहीं जीवन की गुणवत्ता ज्यादा है। आपने दोनों इंडेक्स को निकाल लिया और किसी आंसर में उसको यूज कर लेंगे। जहां पूछा गया होगा कि नैतिक बनने की जरूरत क्या है, आप दिखाएंगे कि नैतिक बनने से ही सबके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ हासिल कर पाना संभव होता है। हमारे पास ये इसके समर्थन में, इसको सपोर्ट करने के लिए आर्गुमेंट है। ठीक है, ये 3 स्टेजेस होते हैं इथिक्स में रीडिंग के। अब आइए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है हाउ टू राइट आंसर्स इन एथिक्स। अब ये जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है।
आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं, इस पर हम और डिस्कशन कर सकते हैं, एक एक चीज पर अलग से सेपरेट डिस्कशन हो सकता है। देखो, इथिक्स के पेपर को ना कभी इथिक्स के पेपर की तरह के लिए मत ट्रीट करना। ये पेपर इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है। इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इस पेपर में केवल इथिक्स टेस्ट नहीं होगा, इस पेपर में तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और एप्टीट्यूड का मतलब तुमने पढ़ा होगा, राइट पर्सन एट राइट प्लेस। अगर तुम सिविल सर्विसेज में जाने के लिए राइट पर्सन नहीं हो तो तुमको सिविल सर्विसेज में नहीं जाना चाहिए। तो एक तरीके से पेपर जीएस के बाकी पेपर से डिफरेंट है। जीएस के बाकी पेपर में हम तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करते हैं, इथिक्स के पेपर में हम तुम्हारा इथिक्स का सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे जजमेंट, तुम्हारे डिसीजन और तुम्हारे डिलेमा सॉल्व करने में जिस ऑप्शन को तुम चूज करोगे उससे यह भी चेक करेंगे कि जिस ऑप्शन को तुमने चूज किया क्या वो सिविल सर्विसेज के एप्टीट्यूड के साथ कंसिस्टेंट है, क्या वो इंटीग्रिटी की वैल्यू के साथ कंसिस्टेंट है। तो केवल प्रॉब्लम सॉल्व करना, इथिक्स का नॉलेज दिखा देना सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में कोई एक इथिकल आइडिया थोड़े, इथिकल आइडिया तो दर्जनों है। तो तुमने जो इथिकल आइडिया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चूज किया, क्या वो एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी के साथ भी कंसिस्टेंट है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, बात समझना, इससे समझ पाओगे कि इथिक्स में जब हम आंसर लिखेंगे तो अगर तुमने आंसर लिख दिया सिर्फ, उसमें एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी वाले पार्ट को कवर नहीं किया, तो कभी भी तुम 105, 105, 107, 110 इससे ऊपर नहीं जा पाओगे। मैक्सिमम यही लिमिट है। तुमको एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? जैसे एग्जांपल सुनो, एक स्टडी आई, पूछा गया उसमें कि आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उसी समय कोई घायल हो जाता है, एक माँ और बच्चा घायल हो जाते हैं। यूपीएससी की केस स्टडी है ये। और मां बच्चा घायल हो गए। अब अगर आप उनकी जान बचाएंगे तो इंटरव्यू छूट सकता है, पॉसिबिलिटी है, और इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है, बुरी तरह घायल है। आपके पास दो ऑप्शन है, हॉस्पिटल पहुंचाइए, उनकी जान बचाइए, या अपना इंटरव्यू दीजिए। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इस सवाल को एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी को बाईपास करते हुए सॉल्व किया, तो कैसे सॉल्व करेगा मैं बता रहा हूं। आंसर सही होगा लेकिन उसको इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वाले मार्क्स नहीं मिलेंगे। सुनना कैसे। मान लो एक स्टूडेंट ने चालाकी से लिखा कि मैं जब देखूंगा कि ऐसा कोई घायल है तो मैं एम्बुलेंस को फोन करूंगा, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं उन दोनों को एम्बुलेंस से भेज दूंगा। और क्या लिखा उसके साथ? लिखा कि एम्बुलेंस से इसलिए भेजूंगा कि अगर उनको फर्स्ट एड की जरूरत पड़ी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की रास्ते में जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस में वो सब होगा। और हॉस्पिटल अगर थोड़ा दूर हुआ, बीच में रेड लाइट हुई, तो एम्बुलेंस रेड लाइट जंप कर सकती है, इसलिए जल्दी पहुंच जाएगी। आर्गुमेंट्स बनाया उसने कि एम्बुलेंस से भेजना उनकी जान बचा पाएगा, उसकी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, वो उसमें क्रिटिकल इंफ्रा होगा एम्बुलेंस के भीतर, तो इसलिए एम्बुलेंस से भेज देंगे और हम इंटरव्यू देने चले जाएंगे। अब जब आपने ऐसा आंसर लिखा तो स्ट्रीट स्मार्टनेस वाला आंसर तो है ये, लेकिन इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का आंसर नहीं। इंटीग्रिटी किसको कहते हैं? इंटीग्रिटी कहते हैं जब पब्लिक इंटरेस्ट और तुम्हारे अपने इंटरेस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो और तुम किसी पब्लिक इंटरेस्ट वाले जगह पर काम करने जा रहे हो, तो तुमको पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट को नहीं। आपको पब्लिक इंटरेस्ट को ऊपर रखना चाहिए। आपने इस केस स्टडी में क्या किया? आपने इस केस स्टडी को जब सॉल्व किया तो तुमने क्या किया? तुमने कहा कि हमारे और उसके इंटरेस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, हम इंटरव्यू दे देंगे, उसकी जान एम्बुलेंस से बचवा दिए। तो इंटीग्रिटी का पता कहां चला भाई? इंटीग्रिटी तो हम तब टेस्ट करते हैं जब तुम्हारे और किसी पब्लिक इंटरेस्ट की कॉन्फ्लिक्ट होता है और उसमें तुम अपना इंटरेस्ट छोड़ देते हो। तुमने तो वहां तक बात जाने ही नहीं दी। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड तुमने पढ़ा कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड के साथ कुछ वैल्यूज हैं, कंपैशन, इंपैथी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन,
कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, सर्विस का एथिक्स। तुमने इस पूरे केस स्टडी में जब एम्बुलेंस से भेज दिया, क्या कंपैशन सर्विस कुछ ऐसा वैल्यू दिखाया? तो एप्टीट्यूड के हिसाब से भी कहा क्वेश्चन कंसिस्टेंट है। तुमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, लेकिन इसको पढ़ने से तुम्हारा एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज वाला है, तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी है, तो कहीं पता नहीं चली, तो ये आंसर कम मार्क्स लेके आएगा। अब आप कहेंगे क्या एम्बुलेंस वाला आंसर गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। तब तुमको एथिक्स का आंसर लिखते समय क्या ध्यान रखना पड़ेगा? तुम यहां से बात शुरू करोगे कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि एम्बुलेंस है क्या, वहां जल्दी आ सकती है क्या। अगर आ सकती तो आर्ग्यूमेंट वही वाले दोगे जो तुमने दिए, और कहोगे मैं एम्बुलेंस से भेज दूंगा, बात वही करोगे। लेकिन तुम उसके आगे भी बढ़ोगे, क्योंकि तुमने तो गारंटीड मान लिया कि एम्बुलेंस वहीं खड़ी होगी, तुम बुलाओगे तुरंत आ जाएगी। अरे हो सकता है एम्बुलेंस 25 मिनट बाद आए, हॉस्पिटल 15 मिनट की दूरी पर ही हो, तो तुम जो टाइम बचाने की बात सोच रहे हो कि रेड लाइट एम्बुलेंस जंप कर जाएगी, उसे 1 मिनट बचाएगी, लेकिन 30 मिनट में जब तक आएगी, फिर 15 पहुंचाएगी तो 45 मिनट लगेगा, तुम 15 मिनट में खुद ही पहुंचा सकते हो। तो तुमने तो एक पॉसिबिलिटी को अपना डिसीजन मान लिया। एम्बुलेंस मिल जाएगी, उससे वो पहुंच जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। तो तुमको सीक्वेंस बनाना चाहिए कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि एम्बुलेंस है कि नहीं, एम्बुलेंस होगी तो उससे भेजूंगा, पीसीआर वैन को कॉल करूंगा, पुलिस वाले वो भी रेड लाइट जंप कर सकते हैं, वो भी हॉस्पिटल जानते हैं। मैं हो सकता है अननोन आदमी हूं, मुझे हॉस्पिटल का उतना पता ना हो, किस हॉस्पिटल में कहां ले जाना है, टाइम वेस्ट होगा, पुलिस वालों को बुलाऊंगा। लेकिन मैं हर बात के बाद कहूंगा क्या कि अगर एम्बुलेंस नहीं मिली, दूर हुई, आने में टाइम लगेगा, पीसीआर वैन को बुलाया, उसमें भी टाइम लग सकता है, तो तुमको केस स्टडी को वहां तक ले जाना पड़ेगा जहां अल्टीमेटली अब तुम्हारे सामने चॉइस है कि तुम अपना इंटरव्यू छोड़ोगे कि हॉस्पिटल पहुंचाओगे। डिलेमा को सॉल्व करोगे, बच के नहीं निकल जाओगे। यूपीएससी ने डिलेमा दिया, तुमने एक बगल का रास्ता खोज लिया कि एम्बुलेंस पहुंचा दे, हम तो निकल गए। एम्बुलेंस पहुंचा दे एक ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन अप्लाई हो ही जाएगा ये तुमने कैसे जान लिया? तो तुम वहां तक पहुंचाओ ना भाई। जहां तक एम्बुलेंस नहीं मिली तब क्या होगा, पुलिस नहीं आ रही जल्दी, नजदीक नहीं, तब क्या होगा? तो डिसीजन की स्टडी को क्लोज करना है, और तब तुम कहोगे कि अगर ये सारे ऑप्शन काम नहीं करेंगे तो मैं उसको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, क्योंकि राइट टू लाइफ सबसे बड़ा राइट है। लाइफ चली गई तो वापस नहीं आएगी। और इंटरव्यू के लिए अगर मैं इसके लिए सफिशिएंट एविडेंस यूपीएससी को दे पाऊंगा तो मैं केस लड़ सकता हूं, अपने इंटरव्यू के लिए फिर से राइट यूपीएससी में क्लेम करूंगा, दिखाऊंगा कि जिस सिविल सर्विसेज के लिए मुझे जाना है, जहां आगे जाके लोगों की जान बचाने, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, आज मेरे सामने वही केस आ गया तो मैं उससे बच के कैसे निकल सकता था? आप मेरा पर्सनालिटी टेस्ट लेने वाले हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में मेरी वैल्यूज टेस्ट करने वाले हैं, और मेरी पर्सनालिटी का एक रियल लाइफ में टेस्ट आ गया तो मैं इसको कैसे छोड़ दूं? आप आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि भाई सिविल सर्वेंट में कंपैशन का होना जरूरी है, और अगर मैं कंपैशनेट आदमी हूं तो मरते हुए आदमी को देख के तो कंपैशन मुझे आएगा ना, और आएगा तो मैं हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। जब आप आंसर ये लिखते हैं तो आपने प्रूव किया कि आप सेल्फ इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, आप में कंपैशन है, तो इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के हिसाब से भी आंसर तब ये सॉल्व होगा। तो एम्बुलेंस वाला एक स्टेप होगा, लेकिन केस स्टडी वहां बंद नहीं होगी। इसलिए इथिक्स के किसी क्वेश्चन को, चाहे केस स्टडी हो चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसको यह मान के मत सॉल्व करना कि तुमने बड़ी बुद्धिमानी से और चतुराई से सॉल्व कर दिया। ये चतुराई का पेपर नहीं है, ये पेपर इस बात को चेक करने का है कि तुम किस तरह के एप्टीट्यूड वाले आदमी हो, तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी है या नहीं। तो यहां अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे ना, क्वेश्चन पूछा है 2014 में उन्होंने कि ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री? सब मनुष्य सुख की कामना करते हैं, क्या तुम एग्री करते हो? मैं इसका जवाब दो तरीके से दे सकता हूं। एक हिडोनिज्म नाम का एक एथिक्स है, सुखवाद नाम का, जो कहते हैं कि हां सारे मनुष्य सुख की कामना करते हैं। मैंने उससे आंसर दे दिया कि हिडोनिज्म नाम की विचारधारा है, वो कहती सारे मनुष्य सुख की कामना करते हैं।
ये आंसर सही है, क्योंकि हेडोनिज्म का मैंने प्रयोग किया, वो एथिकल थ्योरी है एक। लेकिन हमको क्या सोचना है कि ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये क्या सिर्फ इस चीज को जांचने के लिए पूरा पूछा जा रहा है क्या कि तुम हेडोनिज्म जानते हो या नहीं, या इस बात के लिए पूछा जा रहा है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड क्या है। अब तुम अगर ये कह रहे हो कि सारे इंसान सुख के लिए ही काम करते हैं, सुख की कामना करते हैं, तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जैसे हैं, जिनको फांसी दी जा रही है, वो भी इसी के दायरे में आ जाएंगे? आएंगे क्या वो? नहीं। भगत सिंह ने पर्सनल प्लेजर और देश की आजादी, इन दोनों में देश की आजादी को चूज किया, भले उसके लिए पेन सहना पड़े। तो सारे ह्यूमन बीइंग्स हमेशा हर केस में प्लेजर को प्रिफर नहीं करते। कई ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं जो प्लेजर और किसी आइडियल में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आइडियल को प्रिफर करते हैं। सॉक्रेटिस, उसकी आइडियल और उसकी लाइफ और प्लेजर में से चुनना पड़ा तो उसने जहर पी लिया। अब जहर पी लिया तो मर गया, तब किस बात का सुख? मरने में थोड़े सुख है, मरने के बाद थोड़े सुख है। सुख तो जीवन रहने पे है। सरदार पटेल अपनी चलती वकालत छोड़ के फ्रीडम स्ट्रगल में चले आए, जेल जा रहे हैं बार बार। तो तुम अगर ये कह दोगे कि सारे इंसान सुख के लिए काम करते हैं, तो इसका तो तुम ये कह रहे हो इनडायरेक्टली कि तुम भी कभी पर्सनल लेवल पर सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ेगी कंट्री के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो तुम उसके लिए तभी तक जाओगे जब तक तुमको सुख मिलेगा, क्योंकि सब लोगों में तो तुम भी आओगे। तो तुमको ये बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या कि मोस्ट ऑफ द पीपल एस्पायर फॉर प्लेजर बट नॉट एवरीवन एस्पायर फॉर प्लेजर। सारे लोग नहीं। इट कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू every human being in every situation। सारे मनुष्यों पर हर समय हर जगह लागू नहीं होगा। ये दिखाएंगे हम कि बहुत सारे मनुष्य, हमारे कहानी दधीच की कि दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी, कहानी है हालांकि, लेकिन दधीच ने अपनी हड्डी दी तो प्लेजर थोड़े है उसको, सारी हड्डियां निकाल के दे दी। कहानी बनाई तो गई थी ना, इसलिए। राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, अपने ही बेटे के शमशान में लास्ट राइट्स के लिए अपनी ही पत्नी से कह रहा है कि फीस दो शमशान की, नहीं तो मैं जलाने नहीं दूंगा। प्लेजर थोड़े मिल रहा राजा हरिश्चंद्र को। हमारे सिनेमा में आता था ऐसा कई बार कि कोई पिता है, इंस्पेक्टर है, उसका बेटा चोर डाकू बन गया, दिखाते थे। एक पिता कहता था भागो मत नहीं तो गोली मार दूंगा। बच्चा सोचता था कहां गोली मारेंगे, हमारे पापा हैं ये तो, और गोली चला देता था। 2 बीघा जमीन तुमने देखी होगी, सिनेमा में ऐसा होता था। इसका मतलब हम ये बिना एक्सेप्शन के अनकंडीशनली नहीं कह सकते कि सारे ह्यूमन बीइंग प्लेजर के लिए केवल काम करते हैं। अरे कोरोना में डॉक्टर्स जो पीपी किट पहन के 18 घंटे इलाज कर रहे थे मरीजों का, सुख थोड़े मिल रहा था कोरोना पीपी किट पहन के लोगों को मरते देखने का और खुद भी मरने का डर लगा रहता था। कितने डॉक्टर मर गए। सैनिक जब लड़ता है चीन के खिलाफ गलवान वैली में, प्लेजर के लिए थोड़े लड़ता है, देश के लिए लड़ता है। उसको क्या प्लेजर मिल रहा है? सियाचिन में कौन सा प्लेजर मिल रहा है -30-40 डिग्री में? तो ये आंसर जब तुम दोगे कि नहीं सब मनुष्य सुख के लिए नहीं लड़ते, काम नहीं करते, तो तुम दिखाओगे कि तुम्हारे अंदर एप्टीट्यूड है कि तुम सर्विस को प्लेजर से ऊपर रख रहे हो, सैक्रिफाइस को प्लेजर से ऊपर रख रहे हो। प्लेजर तभी तक जब तक वो हायर एथिकल आइडियल से टकराए ना। हायर एथिकल आइडियल से टकराएगा तो बहुत सारे मनुष्य हैं जो हायर एथिकल आइडियल को पेन सह के भी प्रेफर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी क्या है? एप्टीट्यूड छुपा हुआ है। ये बात समझ के जब तुम आंसर करोगे तो एथिक्स के आंसर्स में जो उसके चैलेंजेस को समझ सकोगे। कभी भी एथिक्स में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स एंड वैल्यूज, पूछा गया है व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स टू बिकम एथिकल, टू बी एथिकल। तो पहला पार्ट मूल्यों नैतिकताओं से क्या समझते हो, इसमें एप्टीट्यूड नहीं है, ये एथिक्स है सिंपल। इसका मतलब इसका आंसर कम लिखना, पॉइंट्स में लिखना। लेकिन ये जो पूछा गया कि सिविल सर्वेंट्स के लिए ज्यादा नैतिक होना क्यों जरूरी है, आम आदमी से ज्यादा नैतिक क्यों होना चाहिए,
इसमें तुम आर्गुमेंट दोगे, और आर्गुमेंट दोगे तो तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारी इंटीग्रिटी पता चलेगी। कोई इथिक्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जिसमें इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के लिए जगह ना हो। तो उस लिहाज से जब तुम समझकर आंसर लिखोगे तो एथिक्स में स्कोर तुम्हारा हाई होगा। कंसिस्टेंसी होगी कि अगर मुझे पिछली बार 125 मिले हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगली बार 90 मिल जाए, 95 मिल जाए, क्योंकि मैं वो डिमांड पेपर की समझता हूं। और टाइम बाउंड लिखने की आदत तो बनानी ही पड़ेगी। 14-15 मिनट्स में केस स्टडी, 6-7 मिनट्स के भीतर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, इनको लिखना पड़ेगा और उनके लिखने के मेथड डेवलप करने पड़ेंगे। अब वो किसी और सेशन में हम लोग करेंगे कि कैसे आंसर कितने तरह से बनाए जाते हैं। और फोर्थ पार्ट, आखिरी और फोर्थ पार्ट, जो मैंने कहा था, एनरिचमेंट। एक नंबर ज्यादा पाने के लिए काम करना, आधा नंबर ज्यादा पाने के लिए काम करना। और ये काम होगा, इसका भी आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी 3-4 महीने 5 महीने का बनाना पड़ेगा कि पहली बार जब हम खत्म कर देंगे पढ़ना, उसके बाद एक आप ऐसा स्केल बना सकते हैं प्रोपोर्शनल कि मुझे इंडिया के 20 लैंडमार्क जजमेंट्स, केशवानंद भारती केस, ऐसे अलग अलग जजमेंट्स जो हैं लैंडमार्क जजमेंट्स, उनको लिखना है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री के लैंडमार्क जजमेंट्स, उनको लिखना है, कहीं नोट करना है। फिर मुझे दुनिया के कुछ सबसे बड़े पोएट्स, मिल्टन है, इलियट है, ईट्स है, कीट्स है, ईट, कीट और मिल्टन मान लो, और इधर कबीर है, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं। सूर की कविता में वो कम मिलेगा, कबीर में मिलेगा, तो कबीर को, या फिर जो मुक्तिबोध जैसे पोएट हैं, जो कॉन्टेम्परेरी हैं, नागार्जुन जैसे, इनकी कविताएं क्या करना है, एक एक लाइन, 2-2 लाइन। संस्कृत के कुछ श्लोक का एक लाइन याद नहीं होता, संस्कृत मुश्किल है, लेकिन जब तुम्हारी कॉपी में रहेगा तो रोज तुम्हारी आंख के सामने से गुजरेगा तो याद हो जाएगा। कुछ श्लोक, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम, जैसे प्लेटो के रिपब्लिक में एलेगरी ऑफ केव है, उसका क्या है, उस तरह की चीजों को नोट कर लेना, जिसका पासिंग रेफरेंस देना। अपने आंसर में तड़का लगाना है, ऐसा तड़का लगाना है जिसमें फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, कल्चर, हिस्ट्री, सिनेमा, माइथोलॉजी, लॉज, इस तरह के पर्सनालिटीज, इस तरह के कुछ ऐसी चीजों को निकाल के रखना है, रख लेना है कि भाई हम बीडी शर्मा का नाम इस्तेमाल करेंगे ब्यूरोक्रेसी में, हम केजे अल्फोंस का नाम इस्तेमाल करेंगे ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेट्स का 15-20 का नाम, क्या किया उन्होंने, कैसे उसका इंपैक्ट है, ये ऐसी चीजें निकाल के रखेंगे। और पहले से तय करके रखेंगे कि अगर वैल्यू पर, इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन आता है तो इस ब्यूरोक्रेट को यूज करेंगे, इस माइथोलॉजी से राजा हरिश्चंद्र के कैरेक्टर को यूज करेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल से इसको यूज करेंगे, सोशल रिफॉर्मर से इसको यूज करेंगे। एक एनरिचमेंट की कंप्लीट ऐसी लिस्ट बना के रखना कि किस क्वेश्चन में कौन सा एनरिचमेंट यूज हो सकता है। इस एनरिचमेंट से क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा जब वो आपके 19 क्वेश्चन पढ़ेगा और आपका एग्जाम्पल रिपीट नहीं हो रहा है, रेंज दिख रही है। ऐसा नहीं, कई बार लिटरेचर वाला बच्चा होता है, लिटरेचर का एग्जाम्पल सारा लिख डालता है, सब आंसर में कबीर, तुलसी, सब आंसर में मुक्तिबोध, सब में वही फणेश्वरनाथ रेणु और प्रेमचंद और रामधारी सिंह दिनकर, सब लिटरेचर से एग्जाम्पल आ रहे हैं। फिर वो 1-2 आंसर के बाद उसका चार्म खत्म हो जाएगा। सोशियोलॉजी वाला सोशियोलॉजी भर दे रहा है, दुर्खीम पे ही लिख रहा है केवल। फिलॉसफी वाला केवल मार्क्स और प्लेटो की बात कर रहा है। नहीं, एग्जाम्पल्स का डाइवर्सिटी क्रिएट करो। और अगर ये डाइवर्सिटी के साथ तुमने आंसर लिखा तो तुमको 1-2 क्वेश्चन के बाद एग्जामिनर के दिमाग में बनने लगेगा कि कहीं इसने कॉन्स्टिट्यूशन को यूज किया,
कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को यूज किया, कहीं अंबेडकर के कोटेशन को यूज किया, कहीं सुप्रीम कोर्ट के किसी लैंडमार्क जजमेंट को यूज किया, कहीं किसी सिनेमा को यूज किया, उसके दिमाग में बनने लगता है। तुम साइकोलॉजिकल बैटल जो है एग्जामिनर से उसको जीतने लगोगे। हर क्वेश्चन तुम्हारे लिए एग्जामिनर को, पेपर चेकर को, इवेल्युएटर को इंप्रेस करने का तरीका है। और अगर ये कर ले गए तो आधा एक नंबर तुमको हर केस में, हर क्वेश्चन में ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा और वो डिसाइसिव होगा। इस 4 बात के साथ आपको एथिक्स की तैयारी करनी चाहिए। तो पहला, इसका रेलेवेंस बहुत है, इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको बहुत लिमिटेड मैंडेट के साथ, बहुत बंद दिमाग के साथ एथिक्स की केवल तैयारी जैसा मत पढ़ो कि इससे तुम्हारा दिमाग खुल रहा है, निबंध में डायमेंशन मिल रहे हैं, सोसाइटी में अच्छा करोगे, इसलिए इस पर समय लगाने की जरूरत है, इंटरव्यू में हमारी ओपिनियन बढ़िया होगी, समय लगाने की जरूरत है। 250 नंबर का पेपर है, हिस्ट्री का तिगुने से ज्यादा, जीएस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है केवल 70-80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 80 का 3 गुना भी कर दोगे 240 होता है, और हिस्ट्री अकेले तुम 3 महीना पढ़ते हो। ठीक है, पीटी में आता है वो हिस्ट्री, लेकिन उतना जितना पीटी में आता है उतना ये इंटरव्यू में आ जाएगा एथिक्स, ओपिनियन वाले क्वेश्चंस में। तो आपको 1/3 कम वेटेज वाले पोर्शन कि जितना तो कम से कम एथिक्स पढ़ना ही चाहिए। इस बात पर मैं ये स्ट्रेटजी सेशन खत्म कर रहा हूं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं, इनको अगर आप फॉलो करें, ज्यादातर टॉपर्स जो अच्छे मार्क्स लाने वाले लोग हैं एथिक्स में, वो एग्जाम्पल्स से मार्क्स ले आ रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट भी सीख लें साथ साथ, जो मैंने कहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाली रीडिंग में आप करेंगे, तो कॉन्सेप्ट सीखने पर ना हमारे आंसर छोटे हो जाते हैं, एग्जाम्पल भी छोटा देना पड़ता है। जब आप सब आंसर एग्जाम्पल से लिखते हैं तो आंसर बड़ा होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल दोनों का एक गोल्डन मिक्सचर बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। उम्मीद है कि यह सेशन आपको ठीक लगा होगा। आगे किसी दूसरे सेशन में हम लोग फिर से इसका सेकंड कोई पार्ट अगर आपकी डिमांड होगी तो उसको डेवलप करेंगे। इसमें 4 पार्ट में से जिस पार्ट को आप और समझना चाहेंगे उस पर और बातचीत कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने इस सेशन को देखा। थैंक यू।